मार्शल आर्ट ने ये सिखाया है कि भाई अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और शास्त्र ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे अभी रुके बीच में डिस्टर्बेंस है तो पहले करके रखा करो। यदि आपके मर जाने से मैं जिंदा रहता हूं तो आपको मर जाना चाहिए। ये दोनों चीजों में दो चीजें थोड़ा फर्क है। यहाँ सिर्फ इस 7 दिन के लिए भी हमको थोड़ा ध्यान देना है और आगे जीवन में जितना अपना पाओ। इट्स नॉट ए कंपल्सन कि आपको ऐसे ही करना है, बट समझ की बात है, समझ आ जाए। बिंदु नंबर 1 ये है कि मार्शल आर्ट एक खेल है। मार्शल आर्ट किसी को मारने की कला नहीं है, वो बचाने की कला है। और वो अपने को बचाने की कला भी नहीं है, वो किसी दूसरे को बचाने की कला है। कि अगर एक आदमी को कोई अटैक कर रहा हो, जितनी भी ये विद्याएं हैं ये दीनहीन को बचाने के लिए योद्धाओं को दी गई है। उस दौरान मरना पड़े या मारना पड़े दोनों को जायज कहा, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर आप किसी और को बचा रहे हैं, खुद को कभी नहीं बचा रहे हैं। खुद को बचाने का रास्ता मार्शल आर्ट ने दिया और उसको बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करने का रास्ता दिया। खुद को बचाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि दूसरे को केवल वो आदमी बचा सकता है या उसकी बचाने की लड़ाई लड़ सकता है जो खुद मर चुका है पहले ही। दूसरे को बचाने का आदमी, इसको कई लोग जिंदा बोलते हैं, वो जिंदा क्या है? वो आत्मा जिंदा है, लेकिन आदमी मर चुका है। दो चीजें हैं ना, आदमी अपने को मार के जिंदा आत्मा के साथ दूसरों की लड़ाई लड़ सकता है। तो दूसरों को बचाने के लिए उस युद्ध में जो होता है वो जायज है। ऐसा नहीं है कि सारे युद्धों में सब कुछ जायज है, केवल उस युद्ध में जब युद्ध सत्य और असत्य का है। दूसरी बात, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस केवल उसी वक्त है अगर लड़ाई मेरी है और किसी के साथ है, व्यक्तिगत है, वहां अटैक इज द बेस्ट डिफेंस नहीं होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जैसे ही आपने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन माना तो आपने अपने आप को उस आदमी से अलग कर लिया। जैसे ही आपने उससे अलग कर लिया, समझो आपने परमात्मा से अलग कर लिया। यानी आप दुश्मन को भी अपने से अलग नहीं मान सकते अगर आप सच में परमात्मा से जुड़ते हैं तो। समझ लेना। तो इसलिए क्या होता है, हमें यह करना होता है कि उसको समझ नहीं है, अभी वो दूसरी चीजें देख रहा है। उसको परमात्मा कोई हालात बनाएगा जब होगा, और वो होता है हर किसी को 60 साल की उम्र में सबक आ जाता है कि यार उस वक्त बड़ा गलत किया था। उस दिन रियलाइज हो जाएगा, उसी दिन वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। और नहीं तो आदमी जब इस युद्ध में ऐसा कुछ होता है, बचाव की मुद्रा में कुछ हो जाए तो हो जाता है। कर रहे थे, हो गया और वो किसी का नुकसान हो गया, वो माफी के लायक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्लान करके किसी के साथ नहीं कर सकते। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी, इस मोर्चे में जब आप लंबा चलोगे तो आपको एक गुजारिश रहेगी, अपना बचाव करते समय या कभी किसी अचानक से कुछ हो जाए, कुछ भी करो, सब जायज है, सब चलेगा। प्लान करके किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करनी है हमने। और हम लोग योजना बना कर रहे हैं। भाई ठीक है, आप गए थे, वहां मिल गया, अच्छा नहीं लगा, आपके मुंह से कुछ निकल गया, आपने उसको मार दिया, पीट गया, लेकिन हो गया। लेकिन दूसरी बात, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा मतलब बस उस मोमेंट तक ही रखो। गुस्सा खा जाता है आदमी को अंदर से, वो मतलब खोखला कर देता है, वो आदमी को किसी लायक नहीं छोड़ता है। क्योंकि दो चीजें होती है, एक प्रेम है, एक घृणा है, तो दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप नफरत नहीं कर सकते किसी से, और अगर आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से, तो आप प्रेम नहीं कर सकते किसी से। आप एक आदमी से भी प्रेम करते हैं तो किसी से नफरत नहीं कर सकते। और यदि आप एक व्यक्ति से भी नफरत करते हैं तो फिर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, फिर अपने बच्चों से भी नहीं कर पाओगे, फिर अपनी पत्नी से, अपने पति से, फिर अपने भाइयों से, किसी से नहीं कर पाओगे। एक ही भाव ठहर पाएगा अंदर में उसको, और शाश्वत जो भाव है वो प्रेम का है। गुस्सा शांत हो जाता है, प्रेम शांत नहीं होता है, वो अनवरत बहता है। सुबह जो हम लोग बैठते हैं, कुछ साथियों ने पूछा क्या वो हम भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको कुछ सिखाने नहीं लाया हूं, मैं यही दिखाने लाया हूं। हम सब लोगों का यही ट्राई है
हम एक दिन बैठे थे, मतलब पहाड़ों में जाते हैं हम लोग अपना काम करने के लिए, बैठने के लिए, दूसरा करने के लिए। तो वो उसमें क्या होता है, ऊर्जा के केंद्र है कुछ जगह। जैसे मैंने कल आपको बताया था, जितने हमारे गांव में बावड़ी हैं, जोहड़ है, तालाब जितने हैं, वो बचाने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऊर्जा के केंद्र हैं। नदी के किनारे हैं जितने भी, नदी इस जगह पर किनारा छोड़ा गया है। हमारे पुरखों ने गांव ऐसी जगह बसाया हुआ है जो हाईएस्ट एनर्जी का स्पेस है, उसको पक्का कर करके नाश कर रहे हैं ये लोग। मंदिर ऐसी जगह बनाए हैं, पहाड़ की चोटी पर ऐसा जगह पर बनाए हैं जहां ऊर्जा बहुत हाईएस्ट लेवल पर है। तो ये चीजें ऐसी हैं। तो जब कुछ दिमाग में आता है कि हम लोग बैठे हुए थे तो चर्चा चल रही थी, हमने कहा इस बार ऊर्जा जंगलों में है, ढूंढना पड़ेगा, जंगल ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और क्योंकि बहुत सुलझे हुए और बहुत गजब के साथी मिलेंगे तो वहां चांसेस हैं हमारे कनेक्ट होने के। ये प्रोसेस हमने टुकड़ों में शुरू की थी। डर लगता है इस प्रोसेस से, क्योंकि इस प्रोसेस को ढोंगी लोग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो पूरे समाज में कुछ नहीं होता है उससे, इसलिए नौटंकी से डर लगता है। तो मतलब कहने से, स्टेज से बोलने से भी डर लगता है कि बिना माइक के, बिना उसके ही बोल लो, उसके समझा लो। ये समझ आने की चीज नहीं है, ये ना ये समझाने की चीज है, ना ये समझने की चीज है। अगर भीतर में आग है, मतलब कुछ लोगों को लगता है नौटंकी चल रही है, जिनको नौटंकी लग रही है अभी साइड में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि जिनको नौटंकी लगी है, जो आदमी आंख बंद करके बैठा है ना, उसके आसपास भी मत जाओ, वहां आवाज मत निकालो। मौन इसलिए जरूरी है, चुप रहने की कोशिश करो, बातें लिख करके बताओ सामने वाले को, यहां चुप रहने की कोशिश करके देख लो 7 दिन, वरना हम बोलने वाले बहुत लोग हैं। यहां आपको फ्री छोड़ने का मकसद ये है कि कुछ देर बैठ करके व्यक्ति पर चर्चा नहीं करनी है, कौन आदमी खराब है, कौन गलत है, किसने गलत किया, हो गया वो ठीक है। अपन लड़ाई इतनी बड़ी लड़ने वाले हैं, बिना अध्यात्म के नहीं लड़ी जाएगी, और नकली अध्यात्म के सहारे नहीं लड़ी जाएगी, किताबों और शास्त्रों के सहारे नहीं लड़ी जाएगी। वहां बातें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए निकाल दी, उनको आपस में लड़वाना था, किसी संप्रदाय वाले ने आपस में लड़वाना था, तो शास्त्र से वो लाइन ले आए। वो कैसे यूज कर रही थी उसने, तो महात्मा ने कब यूज करी थी, क्या कहना चाह रहा था, उसका अगला संदर्भ और पिछला संदर्भ काट दिया, सिर्फ वो पार्ट हमको सिखा दिया और कचरे में कचरा कर दिया दिमाग का। अब इतनी सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती ना। आप सुनने बैठोगे, आपके पास समय नहीं है, हम सुनाने बैठेंगे, हमारे पास और बहुत सारे काम है, तो फिर हम ये कहते हैं यार हमसे नहीं, यार वहीं से पूछ लो ना क्या करना है, वो बता देगा अपने आप आपको। और उससे और कैसे बताएगा, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। वो मेरा बताया हुआ नहीं चलेगा, आप ही को बताएगा, आपका काम आपको बताएगा। सबका रोल अलग है दुनिया में, तो उसके लिए आपको कनेक्ट करने का कोशिश, ये प्रोसेस चल रहा है। 3:30 बजे उठा के हमको क्या साबित करना है, आपको क्या मतलब, हमारी क्या जबरदस्ती है यार आपके साथ, कोई दुश्मनी नहीं, कोई अच्छा नहीं। हम चाह रहे सब एक बार उसका टेस्ट एक बार ले लो बस, फिर उसके बाद हमें टेंशन खत्म, हमारा फिर कोई काम नहीं रह जाता। हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी बात का असर कहते सुनता नहीं है कोई। बंद पड़े हो ना भाई, इसलिए नहीं सुनता कोई, खोलो तो सही, कुछ आएगा तभी तो जाएगा ना। आया हुआ नहीं जा रहा है, किसी का उधार लिया हुआ जा रहा है। अभी आप जब किसी को बताते हो ना, तो वो बताते हो जो आपको पता है, जबकि सामने वाला वो सुनना चाहता है जो उसके काम का है। अच्छा उसके काम का वो आपको नहीं पता है, वो कैसे पता चलेगा, वो जब आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा कि इससे कैसे करना, इसको क्या बोलना है। फिर आपको ऐसे लगेगा अच्छा ये वाली बात मैंने कब सीखी थी, ये वाली बात मेरे मुंह से कब निकली, ये तो मुझे पता भी नहीं था, ये तो मैंने कोई रिसर्च भी नहीं की, ये तो किसी की वीडियो भी नहीं की, तो अपने आप निकल रहा है मुंह से, वो अपने आप निकलेगा। कुछ नहीं करना है, कोई ज्ञान किसी को नहीं दे सकता। ये सारे स्कूल जितनी पढ़ाई पढ़ा रहे सब कचरा है। ये जितने वेद शास्त्र आज के टाइम पर ये इररिलेवेंट हो चुके हैं। जितने भी ज्ञानी लोग बैठे हुए, जो धर्मात्मा लोग बैठे हुए हैं, वो सब कचरा हो चुका है उनको, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया अपनी दुकान चलाने के लिए।
वो तो उसके लिए चलते हैं, वो डॉक्टर सूजन जैसे महात्माओं की जरूरत है अब जो नए तरीके से डिफाइन करें इस चीज को। हम लोगों को इस चीज को बड़ा बड़ा प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली तरीके से, कि आज की जरूरत क्या है। आज बताओ ना क्या जरूरत है यार। ठीक है, हमारे ऋषियों ने लिख दिया था, किसी ने 1000 साल पहले लिया यार, 1000 साल पहले वो चीज चाहिए थी तो वो लिख दिया था। आज जो चाहिए वो आज का बताओ ना। वो उस आदमी की जरूरत, जब वैसा खाना था, वैसी जगह थी, वैसा एनवायरमेंट था, वो माहौल था, वो चीजें, वो जब प्योरिटी ही प्योरिटी थी चारों तरफ। जब आदमी की कही बात को, जैसे मैं कह रहा हूं कुछ और, बंदा समझ रहा है कुछ और, मैं बताना चाह रहा हूं कुछ और, आप लेके जा रहे हो बात को कुछ और। आप बताओ भाई, मुझे डॉक्टर सूजन की जरूरत थी। मैंने डॉक्टर सूजन को बोला कि डॉक्टर सूजन आपको आना पड़ेगा। अब डॉक्टर सूजन, परमात्मा ने व्यवस्थाएं दे दी, इन्होंने मुझसे नहीं पूछा टिकट मेरी कौन कराएगा। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। मुझे जरूरत थी, ये कह देती मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे पास खर्चा नहीं है, तो मुझे जरूरत थी तो मैं इनकी टिकट करवाता ना जी। मुझे चाहिए अपने साथियों के लिए, मुझे इनकी जरूरत है, और हम सबको जरूरत है इनकी, और पूरे समाज को जरूरत है। तो मेरी सिरदर्दी है ना वो। अब मेरा कोई एहसान थोड़ी है इनके ऊपर, मैं इनकी टिकट कराऊंगा तो नहीं। किसने कहा था भैया, बंदूक तान के थोड़ी कहा है। वो चीज अगर आदमी को लगता है कि ये भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, और मेरे काम के अंदर इनका होना मुझे मजबूत करेगा, तो मैं इनको बुलाऊंगा। और इनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो इनका काम कर रहा हूं, और मेरा काम इनके पास आना इनको मजबूत करेगा, तो ये आएंगे। अगर मैं इनका यहाँ आना इनको कमजोर करेगा तो क्यों आएंगे, और इनको बुलाना अगर मुझे कमजोर करेगा तो मैं क्यों बुलाऊंगा। यानी जैसे म्यूचुअल डेफिनेशन ना, कि हमारा कंसेंट है दोनों का, हम दोनों चाहते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए। इसलिए किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको यहाँ आना है। जैसे कहीं कल को कोई कह दे कि तुम्हारे कहने से हम ना 7 दिन वहां गए थे, वर्धा में गए थे, ना जाते भाई, आगे बुलाऊंगा। मैं तो ओपन कॉल दूंगा। मैं तो नहीं कहता किसी को, मैं किसी के घर जाकर बुलाने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? अरे मेरे बच्चे का शादी होगा ना, जिस दिन मेरे घर में कोई फंक्शन होगा ना, उस दिन पैर पकड़ के भी मैं बुलाने जाऊंगा उसको, क्योंकि मुझे उसको सामाजिक तौर पर बुलाना है। लेकिन ये लड़ाई है, इसमें सिर फूटेंगे, जेल जाना होगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं किससे लड़ाई है। लड़ाई में मैं क्यों बुलाऊं मैं आपको कि आओ भाई तुम मेरे साथ आके लड़ो, तुम मर गए तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे वो लेके गया था, खुद मरना तो आओ, नहीं तो नहीं जुड़ता। हम कह रहे हम मरने निकले, जिसको जो मरने निकला आ जाओ। इसलिए मेरे कहने से नहीं करने का। भीतर में आग है तो आओ, भीतर में है मरने का जी कर रहा है तो आओ, लटकाने का जी कर रहा है तो आओ। अब इनको किसने कहा था? वीडियो सुन ली, अपार आईडी सुन ली, 300 इतने सारे बच्चों को बचा लिया। भीतर आग थी तो बचा लिया, मेरे कहने से नहीं बचाया। वो थोड़ा बहुत चीजें हैं, वो जहां मिसिंग पार्ट है, वो मिसिंग पार्ट पूरा करना हमारा काम है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से। समझ रहे हो बात आप? मिसिंग पार्ट, बाकी आप संपूर्ण पैदा किए हो परमात्मा ने। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा ने आपको पैदा करके आपका रास्ता ये था, गलती से आपका मुंह इधर है। तो हमारा काम क्या है इस ट्रेनिंग के माध्यम से? आपको ये बताना है कि एक रास्ता ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। तुम एक बार दूसरे पे भी चलकर देख लो, क्या पता तुम्हारा रास्ता वो निकल आए। इसलिए बात मान लो 7 दिन कि भाई जिस जहां ग्रुप में रखा गया है, जहां बैठाने को बोला जाए, जो देखो ये किस लिए है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने कोई बात नहीं मानी है, आपको टीम का कोई सदस्य दोबारा नहीं बात करेगा। अगर कोई 10 सदस्य दोबारा बात नहीं करेगा तो आपके भीतर का कभी निकल नहीं पाएगा, हम कभी कुछ कह नहीं पाएंगे, दिमाग वहीं ब्लॉक हो जाएगा, रिश्ता वही खत्म हो जाएगा, आगे जाकर के फिर वही बनना है, वही बनना है। उसका नाम क्या असली मालूम है? जो कल आया था रात को। अरे नहीं, उसका नाम कुछ और ही है। क्या नाम था उसका? हरिंदर है उसका नाम। हरिंदर हराने के लिए आ रहा है। हरिंदर आनंद नाम से, देखो क्या नाम से अपने आप को प्रचारित कर रहा है दुनिया के अंदर। बोला मेरा नाम आनंद है, मेरा नाम हैप्पी है। हमें बता दिए थे। देखो भाटिया जी तुम तो बड़े चालू निकले यार। वहां थाने में मैंने बोला था उनको कि बताना इसका असली नाम क्या है, इसका असली पता है। इसको अभी हम
आज तो लोग मानहानि का नोटिस भी तो भेजेंगे ना, या सब जगह बदनाम करने के लिए हमको थोड़ी आए थे। बताइए इनको कि क्या होता है कार्यक्रम खराब करना, हिसाब किताब तो पूरा करेंगे, चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग जिनकी बात कर रहे थे हम कि दूसरे आदमी जो 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 लोग रूठ गए हैं और जो हमको मैसेज करके कहते हैं कि टूटना नहीं चाहिए, और जो कहते हैं कि सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में। केवल बराबर ऊर्जा के लोगों को साथ लग के काम करना चाहिए, बात ही समझ में नहीं आएगी अदरवाइज। 10वीं वाले बच्चों को इसलिए 10वीं की क्लास में बिठाया जाता है, दूसरी के वाले बच्चों को और 10वीं क्लास के बच्चों को और 8वीं क्लास के बच्चों को एक साथ इसलिए नहीं बिठाया जाता है कि भैया जो 10वीं को पढ़ाएंगे तो दूसरी वालों के लिए व्यर्थ है, दूसरी वालों को पढ़ाएंगे तो 10वीं वालों के लिए व्यर्थ है। तो जो जिस लेवल पे बैठा है उनका ग्रुप अलग होता चला जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। आप लोग छट के जरा अरे ना, गेहूं को जब क्या करते हैं, जब पिछोड़ते हैं या उसमें से कचरा निकालते हैं तो धीरे धीरे अगर कचरा ज्यादा है तो कचरे को पहले निकाल कर थोड़ा थोड़ा करके साइड करते रहते हैं, एक एक करके आता है ना, ऐसा करके। ये सारे किसान लोग हैं, सबको पता है प्रोसेस छटनी कैसे होती है, एक एक दाना ढूंढना पड़ता है। तो आप वो एक एक दाना हो बेसिकली। और अब तो सारी साइंस सिद्ध हो गई है, डॉक्टर सुजन आपको बताएंगे अगले 2 दिन में कि भाई खरपतवार नाम की कोई चीज नहीं होती है, बेकार कुछ भी नहीं बनाया कुदरत ने, हमको बता दिया उन लोगों ने कि यही काम का है सिर्फ। तो इसलिए क्या कहते हैं कि मैं और आप अलग नहीं हैं, बस अलग लेवल पर हैं, इसलिए अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन वहां आज नए लोग कौन कौन थे हैं बैठे कनेक्ट, नए लोग जो आज कनेक्ट हुए, कुछ फर्क दिखाई दिया वहां? हम सब में कुछ फर्क दिखाई दिया? अलग दिखे? आपसे अलग थे हम? आप थे वहां? नहीं थे? पहली बार आना जरा बताना। मतलब ये हो सकता है कुछ दिन पहले तक इन चीजों को भी मानते ना हो कि ऐसा होता हो, क्या होता हो, जरा बताएंगे। सभी को नमस्ते, मैं डॉक्टर राकेश। बेसिकली एज ए डॉक्टर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं मानता था इस चीज को, मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं मानता था। मैं देखता जरूर था और बाकी अलग जगह मैं देखता था, अलग जगह को मैं हजम नहीं कर पाता था। लेकिन कल जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे लगा, मुझे क्या, मेरा बिलीफ सिस्टम ने मान लिया कि ये लोग मतलब ढोंग नहीं कर सकते, ये लोग रियल लोग हैं और इनके साथ जो हो रहा है ये रियल लोग हैं। तो उठने का तो मेरा भी मन नहीं था, कल रात को 11-12 बज गए थे, लेकिन तसक थी मुझे कि ना मैं जाऊंगा। और जैसे ही सुबह वो हुआ, हालांकि बुला रहा भी नहीं थे, मैं तो उम्मीद थी कि वो करवाएंगे, लेकिन गौरव भाई ने करवाया शायद। तो जैसे ही मतलब पहले दिन पे मुझे हो गया था कि मुझे लगा जैसे मैं थोड़ा गिर जाऊं, तो फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि आगे से सब टहल रहे थे कि माँ ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन आज जैसे ही मतलब मैं गिरने के बाद मतलब ऑटोमेटिक अपनी बॉडी से ऐसी एक्टिविटी में खुद मतलब हैरान रह गया कि मतलब मेरे शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बाकी तो इसकी गहराई क्या थी वो मेरे भी सवाल तो बहुत ज्यादा निकल के आगे, वो बाकी अभी है यहाँ पे। बुलाना साहब धीरे धीरे जितना टाइम मिलता जाएगा लेता जाऊंगा। बाकी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और अभी इतने बड़े स्पीकर मेरे साथ खड़े हैं तो उन्होंने ये स्टेज दिया, माइक दिया है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जस्ट मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया है कि ये मानते नहीं है इन चीजों को। पढ़े लिखे लोग, शाणे लोग, शहरों में रहने वाले लोग, चतुर लोग, वेद पढ़े हुए लोग, ज्ञानी लोग, शास्त्र पढ़े हुए लोग, कुरान पढ़े हुए लोग, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े लोग परमात्मा तो मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं वही रास्ता है पाने का, और ऐसे लोग ही हैं और वही जगह है उसको पाने की, ऐसा लगता है। इन्होंने उनको सिर्फ आज झलक मिली है, अब इनको अगर पूरा पार करना है फिर वो जो ऋषियों ने नियम बनाए थे फिर वो फॉलो करना है। आज ये टेस्ट दे रहे हैं हम लोग आपको कि एक बार टेस्ट करके देखो, 100 ग्राम माल चाहिए तो गोदाम में आ जाना फिर, ठीक है। तो वो टेस्ट बेसिकली क्या हो रहा है, ये इसलिए है कि ये सच है या झूठ है ये आप खुद तय करेंगे, देखने वाला जो करेगा बस। इसलिए बाकी लोग जिनको नौटंकी लग रही है वो साइड में रहेंगे, और जिनको भीतर में लगन लगे सुबह 3:30 बजे उठ लेने का, क्योंकि हमारा टारगेट तक कोई एक हो जाएगा तो वो बताएगा बाकी सबको अपना एक्सपीरियंस, और जब बताएगा तो फिर आपको ये कहेगा क्यों पूछ रहे हो यार, तुम साइड में चले जाओ, क्यों छेड़ रहे हो मुझे,
ये बताने की चीज नहीं है। एक्सप्लेन करने को बोलूंगा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये कह रहे मेरी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा था, इन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये बात है ही नहीं। बेशक ये केवल देख रहे थे ऐसा हो रहा, कौन कर रहा है इनको नहीं पता, कौन करवा रहा है इनको नहीं पता, फीलिंग क्या है ये नहीं पता, उस फीलिंग से बाहर निकलने का मन नहीं है ये नहीं, ये पता इससे बाहर नहीं जाना, ये मस्त है, अल्टीमेट है, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा, कोई दौलत, कोई धन, कुछ नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं, कुछ किसी को साबित नहीं करना, वो सारे सर्टिफिकेट मिल गए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब पहले था साबित करना है, साबित कुछ नहीं साबित करना, हो गया यार, फाइनल पॉइंट। बस ये वाली मोमेंट, ये वाली स्थिति आपने कभी महसूस किया हो? जब हम संभोग करते हैं, जब हम सेक्स करते हैं, तो हम अपने किसी प्रेमी के साथ होते हैं या किसी ऐसी काम क्रीड़ा में जब शामिल होते हैं, तो वो जो इजैकुलेशन का जो लास्ट का जो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का है दौर, वो जो दौर में जो आनंद फील होता है, जो सेल्फलेसनेस फील होती है, जो ब्लैंक हो जाता है आदमी, जो उस टाइम पर सारी चीजों, सारी दुनिया को भूल जाता है और वो ब्लैंकनेस फील होती है, वो ब्लैंकनेस है। गलत है क्या? वही थी ना। अगर वो आनंद जब 2 सेकंड के चक्कर में आदमी इतना पैसा फूकता है, इतना धन फूकता है, इतने चक्कर काटता है, इतने राउंड लगाता है, इतने प्रपंच रचता है, इतने कमेंट करता है, इतने फेसबुक, इतना मैसेजिंग चैटिंग में लगा रहता है, अगर वो आनंद आपके हाथ 24 के 24 घंटे घट रहा हो तो कोई कैरेक्टरलेस हो सकता है क्या? है? बताओ। मतलब वो जिसके लिए आदमी सारा काम कर रहा है कि हमको ब्याह करना है, और वो जो चीज, अगर वो आनंद, अगर वो मजा, वो प्रॉपर, वो आपको है परम आनंद जिसे कह रहे हैं, वो अगर आपके साथ हर वक्त घट रहा है, तो उस वक्त के बाद आपको क्या चाहिए? फिर तो आप खाली यही फिर बोलोगे ना, आदेश तो बात है, आता है, करना क्या है, वो कैसे करना है वो पता चल जाएगा इनको, अगर इन्होंने उसको सुनना जारी रखा तो। फिर कुछ लोग यहाँ से जाने के बाद ऐसा होता है ना कि जब मीटिंग में बैठे होते तब तो लगता है देश बदल देंगे, बाहर निकलते लगता है ये नहीं बदलने वाला। इसका मतलब आपका भरोसा कम पड़ गया, इसका मतलब मजा पूरा नहीं आया, रात वाला मजा पूरा नहीं आया। तो सुबह वाला ले लो। इसलिए वो जो मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वो सबसे ऊपर, उसको रोकना चाहता है ये पूरा सिस्टम, इसलिए टॉक्सिन्स दे रहा है, इसलिए डिटॉक्स स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ रहा है। इसलिए आपको वो अंदर वाइब्रेशन, जो अभी आगे रिसर्च आएंगी, आगे मैंने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी है और आगे रिसर्च आएंगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो भी आदमी इस प्रोसेस को कर रहा है, रॉकसाइल्ड, रॉकफेलर और ये पूरा का पूरा एलिट सिस्टम, 2 नाम तो जानबूझ के और बाकी के, ये लोग जो कर रहे हैं ये हाईली आध्यात्मिक आदमी है, हाईली आध्यात्मिक आदमी है। मुझसे किसी ने कहा था कि आप जो कर रहे हो और वो जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो मानवता को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो नहीं, वो मानवता को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू प्योर, ऐसे ही प्योर रखना चाहते हैं, प्योर ब्लड लाइन, और बाकी के लोगों को कीड़े मकोड़े सोचते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को डेली डाउन करने के लिए कर रहे हैं कि तुम लोग एक दिन फ्रीक्वेंसी डाउन होते होते तुम तो खत्म हो जाओ और हम लोग वहां चले जाएं। हाँ। टॉप पे क्या है? अमरत्व की प्राप्ति है। अमरत्व चाहता है ना हर आदमी, कोई मरना नहीं चाहता है, तो वो अमरत्व कैसे होगा? वो उनके पास उन्होंने ढेर सारे रास्ते निकाले हुए बिना बॉडी को छेड़े, बहुत रास्ते हैं। 1000 साल तक ऋषि मुनि रहते थे, बहुत रास्ते हैं, जिंदा रहते थे, प्रैक्टिकली है। आपकी एजिंग है, अपने डेरिल है अपना साथी, कितनी एज है उनकी? 50 समथिंग है उसकी उम्र ना, अभी 50 समथिंग है। वो बुढ़ा गया, बीमार हो गया, परमानेंट बीमार हो गया, और डॉक्टर्स ने ये कह दिया ये बचेगा नहीं, ये बच नहीं सकता किसी भी तरीके से। उनको भी बुलाया था, उनका केस आ गया, वो नहीं आ पाए। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता है ऐसे लोग जो मतलब वो कर कुछ हो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रैक्टिकली अपने साथ किया कि वो उस उम्र में जाकर के बिल्कुल खत्म हो गए और मृत्युशैया पे जाने के कगार पे आकर के, और उसके बाद उनके अंदर क्या घटित होता है कि वो अपने आप को फिर सिर्फ लाइफस्टाइल बदलते हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल बदलते हैं, केवल लाइफस्टाइल। उसको और तो कुछ नहीं किया उन्होंने,
कोई दवाई नहीं, दवाई छोड़ के केवल लाइफस्टाइल बदला और आज वो 35 साल के लौंडे जैसा दिखता है। मतलब वो मतलब मेरे से जवान दी ऐसे चेहरे पे जो रौनक है उनके, हाँ 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 क्या बात है, जब अपने आप आ गई कुछ ही। तो मैं कह रहे ऐसा 60 से एक तो कम होता जा रहा है यार, तो ऐसे फिर दोबारा तक 60 तक जाने में और 30-40 साल लगेंगे इसको। मतलब वो प्रोसेस वाले लोग इस दुनिया में अभी बचे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं एक भी बच्चा अनवैक्सीनेटेड ना रहे। वो चाहते हैं हर आदमी को वैक्सीन लगी हो, क्योंकि ये वैक्सीन अंदर क्या कर रही है अभी तक रिसर्च नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म कहता हूं वो आपके अंदर के एक एक सेल की वाइब्रेशन को तोड़ रही है, खराब कर रही है, टक 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 हथौड़े की तरफ बजा रही है, ताकि आपकी वाइब्रेशन कभी सेट ना हो पाए। ये जो मौका है, ये जगह है, ये इस वाइब्रेशन को सेट करने के लिए है। जिनके भीतर में आ गए, मैं उनको बता रहा हूं अगले 7 दिन चप्पल नहीं पहनोगे। जिधर जा रहे हो कांटे लग रहे, लग जाने दो ना, मेरे को 3-4 लग चुके हैं। शुरू में पेन करेगा, 2 दिन पैर दुखेंगे, 2 दिन दुखेंगे खाली, क्योंकि आदत नहीं होती ना, नए नए पहन के चलते हैं तो वो पक्के में चलना, उधर फिर कोई रोड़ी चुप जाती है, फिर कोई पत्थर चुप जाता है, चुप जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। इस मतलब वो एक्यूपंक्चर कल कह रहा था ना, हमारे पुरखे कितने क्लासिक लोग होंगे सोचो यार, जिन्होंने देखा कि सड़क पे चलते हैं तो चलते चलते ये चींटियां मर जाती हैं। अगर आप कोई सॉलिड हैवी चीज पहन रखी होती है तो उन्होंने नंगे पैर रहना चालू किया कि वो ना मर जाए। बेशक। तो कहते हैं दूसरा जानवर है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, कुत्ता है, वो भी चलते हैं वैसे तो दौड़ते रहते, क्या उनसे नहीं मरते? नहीं मरते, उनके पैरों के नीचे दब के नहीं मरता, कोई कीट नहीं मरता। ये तो हम मारते हैं, ये तो हम आदमी को बनाया उन्होंने ऐसा। इनको गाड़ी दे दो, ये सुबह से लेकर रात तक कत्लेआम करते रहेंगे। कत्लेआम चल रहा है ना वहां नीचे, जो भी है सबको रगड़ते चल रहे हैं ना आप। जो चीज नहीं दिख रही उसको भी रगड़ रहे हैं, बाकी कुत्ता दिख जाए कुत्ते को रगड़ो, और दिख जाए जो भी सामने बिल्ली है बिल्ली को, जो रगड़ रहा है आदमी, फिर उससे क्या फ्रीक्वेंसी डाउन जाती है। आदमी को मोबाइल दिया है, झूठ बोलो, झूठ बोलने से फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है, आपका एक एक सेल टूट रहा है, एक एक सेल खत्म हो रहा है। उन्होंने पूरी रिसर्च करिया। रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती वैसे, मैं आपको बताऊं, ये जो लोग कनेक्टेड लोग हैं रिसर्च से नहीं है। अभी वो है आपने इस प्रोसेस में आपके बॉडी के साथ ऐसा ऐसा होगा जो आपने किताब में नहीं पढ़ा होगा। बेशक। वो बाद में देखेंगे कि अच्छा ये वाली चीज जो मेरे साथ हुई ये ऐसा था, तो वो कैसे आई, किताब में कैसे आई? वो ऋषियों मुनियों को ऐसे ही अपने आप आती है। आया कई लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान में बैठते हैं और उनको लिखना चालू करते हैं, और वो लिखते रहते हैं, उनको भी नहीं पता होता क्या लिख रहे हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, कोई एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता क्या लिखा है। लिख के वो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता, वो रख देते हैं उसको। बाद में कभी 500 साल बाद उसकी एक किताब मिली है, उसमें इस लिपि में ये लिखा है, उसको भी नहीं पता था, लिखने वाले को नहीं पता क्या लिखा है, क्या पता किस लिपि में क्या लिख रहा है। वो इतना सरेंडर करना पड़ता है। संगीतकार संगीत बजाते बजाते कहां पहुंच जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। कलाकार अपनी कला में डूब के उसको जो ऊपर से आ रहा है वो दिखा रहा है दुनिया को, वो दिखा देगा ये करना है तुमको, वो बता के जाएगा डिजाइन। मूर्तिकार अपनी मूर्ति में बना के जाएगा, लेकिन कहाँ छोड़े उन्होंने मूर्तिकार? कंपनियां बना दी हर जगह। कहाँ संगीतकार छोड़े? कंपनियां, म्यूजिक कंपनी बना दी है। कहाँ कलाकार छोड़े? आर्ट की कंपनियां बना दी। क्या छोड़ा? तो छोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूं, उन्होंने सबको रगड़ने के लिए करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये सब कीड़े मकोड़े, ये सोचते नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है, इनको पढ़ाया गया है बचपन से। जो पढ़ाया जाता है सब कुछ इसलिए पढ़ाया जाता है, वो लोग सब वाली बात है कि वो बिलीफ सिस्टम बना दिया, ऐसे होती है जिंदगी, ये ऐसे चलना होता है, ये प्रॉफिट कहते हैं, इसको नुकसान कहते हैं, यही चीज सही है, ऐसे करना होता है। आपको बता दिया और आप सोचते हैं ऐसे करना होता है, तो नहीं करना होता भैया ऐसे। ये जो हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना होता। लेकिन आप पूरी दुनिया को कैसे समझाओगे? अब आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। मान लो आपको पता लग गया, सोचो आप इनके साथ अब पता लग गया इनको, अब ये परम आनंद में रहना चाहेंगे या फिर ये मगजमारी करेंगे आप जैसे लोगों के साथ? परमानेंट। ये तो एकांत चाहेंगे ना,
एकांत चाहेंगे तो इनको क्या चाहिए? शांत जगह, बिना केमिकल की मिट्टी, पेड़ आसपास होना चाहिए, कच्ची जगह होनी चाहिए, खाने को पका हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, और बस शोर ना हो ये चाहिए। है कोई जगह आपके आसपास ऐसी? कहीं नहीं। नहीं ना। और फिर जो सवाल इनके उठे हैं उन सवालों का जवाब देने वाला चाहिए। अब जाना गुरुद्वारे में, पूछ के आना किसी पाठी से, जाना किसी मंदिर में, पूछ के आना किसी पुजारी से, और पूछना ये सवाल जो अब असली सवाल आया है, ये असली सवाल पूछोगे ना तो वो आदमी आपको ऐसे बहकाएगा और आप कहोगे पता आपको पहले से ही है उन सवालों का, सिर्फ मोहर चाहिए आपको। सवाल जवाब भी पता है इनको, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मोहर चाहिए। मोहर कौन लगाएगा? जो इनसे पहले थोड़ा 2-4 चीजें ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है, खाली वो अपना एक्सपीरियंस बता दे, इनको स्टंप लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ, डन 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 डन, कुछ सवाल नहीं बचा, सब खत्म। लेकिन अगर वो चला गया इन लोगों के पास जो धंधा करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, संप्रदाय के नाम पर धर्म का धंधा, धर्म के नाम पर संप्रदाय का धंधा, इनके पास चले जाएंगे, ये सब पथ भ्रष्ट कर डालेंगे। बेशक। और अब आपको जो चाहिए वो इस मीटिंग में नहीं मिलेगा, आपको जो चाहिए वो आपके घर में नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बाग जो चाहिए उसको पाने के लिए घर छोड़कर भाग जाया करते थे पहाड़ों पर। उसको कायर कहना चालू कर दिया। कायर नहीं है, आपके पैरों के चप्पलों की आवाज परेशान करती है यार, बेशक। आप समझते नहीं हो। आपके घर में, आपके पड़ोस में बज रहा है डीजे, बजता है सिर के अंदर, आप नहीं समझ रहे हो। ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियों की आवाजें, ये ड्रिल मशीन, ये मारती है अंदर से, ये इधर चल रही होती है छाती में। क्या करे फिर आप बताओ? कनेक्टेड आदमी क्या करे बताओ? आप बताओ क्या करेगा? नहीं, कैसे जाएगा? है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं एक आंसर। कहीं मैंने तो पूछा है ना आपसे, आपके आसपास है क्या कहीं? वो कुर्बान बैठा है, कुर्बान है क्या ये पे? सो लिया हो, जा लिया गया, ठीक है। अब वो कुर्बान बैठा है, पहाड़ में रहता है, बोलते पहाड़ में नहीं है इतनी शांति। हमें कह रहा हूं, लोग पहाड़ में जाते थे शांति के लिए, पहाड़ में डीजे बजना चालू हो गया, पहाड़ में ढोल बजाने चालू कर दिया, पहाड़ में, वहां पहाड़ों में तो पुरखे ये कहा करते थे, उनको अलाउ, पूरा नियम बना रखा था कि तेज आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए। तेज आवाज में बात करने से भी फ्रीक्वेंसी खत्म होती है, अंदर की भी सामने वाले की भी। मेरे को भौंकना पड़ता है जोर जोर से, जोर जोर से। सोचो कैसा अंदर, कैसे आग लग रही होगी। तो मतलब किसी को भी कनेक्ट, मेरे को तो नहीं, मैं तो नहीं कनेक्टेड हूं, अपन फूक रहे आदमी। लेकिन मैं वो कह रहा हूं, जो कनेक्टेड आदमी है उसको वो चीज चाहिए और वो यहां नहीं है, वो उस तड़प में कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। उसको अगर एक और आदमी ऐसे मिल जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन फिर वो रुक जाएगा, फिर सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो वर्ष पर बैठे हैं, जो चीजों को समझ सकते हैं, जिनको समझाया जा सकता है। और मैं आपको फिर बताऊं, ये समझाने की चीज नहीं है, ये बताने की चीज नहीं है, इसलिए सवाल नहीं पूछने हैं। अपना एक्सपीरियंस लेना हो तो सुबह 3:30 बजे हवेली पे आ जाना, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस मेरे से मत पूछना। प्रैक्टिकली करने के लिए जो आज तक आपने सीखा है, जितना किताबों में पढ़ा है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो वेदों में पढ़ा है, जो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जहां भी जो सुना है, और जो आपका आज तक का बिलीफ सिस्टम है, बस केवल 7 दिन के लिए यहाँ रख देना और वहां आकर के खुद से कनेक्ट होकर के पूछ लेना। जो सवाल पूछोगे, मैं ये कह रहा हूं, सवाल लेके जाना, और जब कनेक्ट हो जाओ तो सवाल पूछना चिल्ला करके, और चिल्ला करके जवाब आएगा। जो पूछना चाहोगे वो जवाब आएगा, और तब फाइनल आंसर आएगा बिना सर्टिफिकेट के कि ये है, ये ऐसे है। इसलिए भरोसा है हमको उसके ऊपर, क्योंकि उसने आज तक धोखा नहीं दिया है। उसने जो कहा है वही हुआ, उसने जो दिखाया है वही हुआ, उसने जो करवाया है वो गलत हुआ, अंदर से महसूस ही नहीं हुआ कि वो गलती हो गई हमसे, वो गलत किया हमने। जब भी हमने इन सब लोगों ने अपना दिमाग लगाया तभी गलती हुई। हाँ भाई, दिमाग लगाना बंद कर दिया नहीं भाई, दिमाग लगाते हैं, कई बार साथी आ जाते हैं, इतना प्रेशर कर देते हैं, देवेंद्र भाई आपको ये करना चाहिए, फिर आखिर में जब उनके कहने से कर देते हैं, फिर आखिर में ये होता है ये गलत किया यार,
फिर आखिर में घर में मेरे को मत बता यार, तेरे को करना तू कर ले, तू कर लेना, मेरे से बता क्या चाहिए, मेरे से नहीं होगा, मेरा आदेश नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मेरा एजुकेशन पे काम है, मेरा वो करना है, मुझे नहीं लड़ना तुम्हारा चुनाव, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनना, मुझे वो बात बता, मुझे एजुकेशन में इस चीज को डालना है। छोटे छोटे बच्चे अगर उनके पास सारा ज्ञान 5 साल की 10 साल की उम्र में हो तो क्या मजा है यार, है? बना लेंगे ना अपना समाज, वो बना लेंगे अपना समाज। कोई ये सारे षड्यंत्र को तोड़ने का रास्ता वहां से नहीं जाता है, उनसे सीधा टक्कर आप नहीं ले सकते हो, ना आपके पास इतना पैसा है, ना आपके पास इतना तंत्र है, ना आपके पास इतना वो समझ है। अभी हाँ समझ आपको वो आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा ओहो चक्कर ये है। रावण की नाभि में तीर मारना है, नाभि केवल वो दिखाएगा आपको, बेशक जहां जहां नाभियां है सबका एक एक हाथे में तीर होना चाहिए। तो इसलिए सवाल जो कनेक्ट हो गए हैं उनके सब सवालों के जवाब मिलेंगे, जो कनेक्टेड नहीं है वो कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। होना है तो वहां आ जाना, नहीं होगे 7 दिन में तो तड़प बढ़ेगी, तो आते रहना, एक दिन हो जाओगे। कोई साल में हुआ, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, हमें नहीं पता भैया। हम कोई कल्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, हम कोई आश्रम बनाने वाले नहीं हैं, अपन अपना शिष्य गोली बनाएंगे, हमको चुनाव पिछले साल 1 महीना कंटिन्यू लगा रहा सर इस चीज के लिए मैंने। महीना लगाया, अरे कुछ नहीं, उल्टा फ्रस्ट्रेशन और लेके आओगे। पाखंडी है, प्योर पाखंड है। तो इसलिए क्या है, ये पाखंड अपन लोग करने वाले नहीं है। बेशक ना हम आपको कुछ सिखाएंगे ना बताएंगे, बोले कुछ लिख के दे दो, लिखना तो सबसे बड़ा फरौड है। ध्वनि एकमात्र सत्य है, ध्वनि एकमात्र सत्य, वो यहां बजती है, सब सुनता, अनहद नाद बजता है सुबह से लेकर रात, और जब वो टूटता है तो आग लगती है। वहां कनेक्टेड लोग देखे ना रोते हुए, चिल्लाते हुए कैसे रोते हैं, उनको किसने क्या कहा था वहां पे बैठे बैठे, क्या था पूनम, क्या हो रहा था, खड़ा की हुआ क्या चलो हुई थी, वो क्यों रोते हैं, पता है क्यों रोते हैं, टूटता है कनेक्शन, वो निकलता है, नहीं जाना नहीं है, यहीं रह, यहीं पे रह, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल। जो सीखा है ना वो फेंकना पड़ेगा, और 2 चीजें और करनी पड़ेगी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी एंड थैंक यू, मतलब अंग्रेजी नहीं हिंदी में। जिसने भी दुनिया में किया है, नहीं किया है, जो हुआ है सबका धन्यवाद, और जिसका दिल दुखाया है, जिसके प्रति कुछ किया है, उनसे माफी। कुछ नहीं करना, सबको माफ कर दो, सबसे माफी ले लो, सबका धन्यवाद कर दो, फिर बैठो। बेशक ये किए बिना नहीं होगा। बेशक एक भी आदमी भीतर में है, एक भी पेंडिंग काम अंदर पड़ा है, एक भी इच्छा पड़ी हुई है, नहीं होगा। नहीं हो, ये केवल तब होगा जब आप कहोगे एक बार यही इसका टेस्ट लेके देखना, खाली बाकी नहीं चाहिए, आप पहले टेस्ट लेके देख लो, ठीक है ना। फिर देखो, ना जाई मस्ता दे वेड़े मस्त बना देंगे बिब्बा। तो ना किसी डीजे की जरूरत है, ना किसी म्यूजिक की जरूरत है, भीतर में म्यूजिक बज रहा है और बॉडी अपने आप नाचेगी, बेशक कुछ नहीं करना। और एक बात ध्यान रखना, फाइनल लाइन, होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं, होने देना बस। आपकी का सेशन सुबह लेंगे, वहीं पे लेंगे, वहां सुबह 3 चीजें आपको ध्यान रखनी अपने आप ऑटोमेटिकली। कल 3 ग्रुप होंगे हमारे। पहला ग्रुप वो होगा जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं, वो सबसे इधर इस बिल्डिंग के साइड में रुक जाएंगे, ले चलने दो, समझ गए ना, सबसे इधर, उनको वहां जाना ही नहीं है, वहां जहां जोर जोर से बोला जाता है, वो इधर आकर के अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज खुद करो, बॉडी को थोड़ा गर्म करो,
गर्म करके हाथ पैर हिला करके बैठ जाना, बस चालू कर देना, बैठ ही जाना। वो पता ही आपको आज कैसे चालू हुए थे, सबका अलग अलग तरीका, इसलिए एक तरीका बता ही नहीं सकते। साला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है एक तरीका है ही नहीं है, सबका अपना अपना है। सिर्फ ये मूल सिद्धांत हमने आपको बताया, इसको फॉलो कर लेना बस, वो इधर आकर बैठना। दूसरे नंबर पे आज जो लोग वहां जिनकी आज ग्राउंडिंग हुई है, जो आज ग्राउंडिंग हुई ना, किसी किसी को आज नए सेंसेशन आए क्या बॉडी में? नए सेंसेशन आज है कोई? 1 2 3 4 5 6, वो थोड़ा इधर आते ना उनके, थोड़ा साइड में, वो मतलब तैयार है, मतलब कल के लिए। जिनको आज सच में आया तो बोलना, नहीं तो पर अब पहली क्लास में दोबारा बैठा देंगे ठीक है, वो वाला इधर बैठ जाना। बाकी के ग्राउंडिंग नहीं हुई है, इसका मतलब भीतर कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि धरती माता को रिसीव करो, एक आधा आदमी मिट्टी उठा के पैरों में डालने लग जाता है, वो नहीं करना वो नहीं करना, छोड़ दो जो हो रहा है, मतलब प्लान करके नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग का काम नहीं है ये समझ का भी काम नहीं है, ये किसी चीज का, ये गुरु का भी काम नहीं है, गुरु नहीं कर सकता ये काम, कोई गुरु नहीं कर सकता ये काम, कुछ किसी के। अरे आप मान लो जिसको आप गुरु मानना चाहो, मैंने कल कहा था ना, आप गली के कुत्ते को गुरु मान लो, उसको समर्पित हो जाओ, आप अपने जूते को गुरु मान लो, उसको समर्पित हो जाओ। अरे देखो ना, एकलव्य ने मूर्ति को गुरु मान लिया, उसके लिए मूर्ति ने द्रोणाचार्य का काम कर दिया। ये मैसेज है आपको, सच में हुआ था कि नहीं हुआ था नहीं मालूम, वो आपको भी नहीं पता, लिखने वाले को भी नहीं पता, लेकिन वो आपको संदेश देना चाह रहा है कि तुम यार, मूर्ति उसको कौन सा परफेक्ट मूर्ति बनानी आती होगी, योद्धा को कहां मूर्तियां बनानी आती है, उसने तो ऐसे ही मिट्टी खड़ी करके इधर मुंह इधर हाथ इधर आंख, उसको थोड़ी पता था द्रोणाचार्य की आंखें एग्जैक्ट कैसी होंगी कि नहीं। उसने कहा ले ये द्रोणाचार्य है, लो इससे सीख लिया, वो सिखा देगा द्रोणाचार्य, नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। क्लियर है ना, चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी, फिर मेरे को इतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा, फिर पेट दुखेगा नहीं बोलते बोलते, कमर भी नहीं दुखेगी। तो ये समझना पड़ेगा आपको। फिर अपन लोग सिर्फ आपसे बात किया करेंगे, फिर उनसे मगजमारी फिर आप करना, जो अपन ने 9 साल किया है अगले 9 साल आपको करना। अब हमको 9 साल नहीं करना पड़ेगा, हमको टोटल 14 साल करना है। ये मान के चलो आपको जिंदगी के 6 साल और लगाने पड़ेंगे, जो 5 साल, जो 1 साल बाद आएंगे उनको 5 लगाने पड़ेंगे, वो भी वही पहुंचेंगे, मैं भी वही पहुंचूंगा, आप भी वही पहुंचेंगे। तो मैं 14 साल में पहुंचूंगा, आप मैंने 9 साल लगा लिए और आप यहाँ तक आ गए, तो आप बराबर आ गए हैं यहाँ तक। तो आप मतलब अपन के 9 साल और आपका अभी का टाइम स्टार्ट अगर करें तो अब 6 साल और लगने, क्योंकि कोई भी आंदोलन अंदर से जीत के लिए जब शुरू होता है, उसके लिए 14 साल की तपस्या चाहिए होती है, मिनिमम 14 साल, एक्चुअली 13 साल की चाहिए। 13 बहुत बड़ा नंबर है, 13 को अपशकुन बनाया ना इन लोगों ने। 13 इज नॉट है, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, अनलकी नंबर नहीं है 13। 13 मोस्ट लकी नंबर है। एक साल में महिलाओं को 13 बार पीरियड्स आते हैं, एक साल में चांद की 13 कलाएं होती हैं, पूरी प्रकृति 13 के नंबर के आसपास घूमती है। 13 ही महीने होते हैं एक्चुअली, उन्होंने 12 बनाए, इट वॉज अ गेम प्लान, षड्यंत्र था ये। 31 दिन 28 दिन उनको कैसे पता ये फरवरी और 28 दिन, एक मतलब क्या खेल खेला है यार। तो चांद चल रहा है, वो बता ही रहा है कि आज पूर्णमासी हो गई है, फिर से पहला दिन चालू हो गया है, फिर से अमावास हो, पहला दिन चालू हो गया है। हमको बिल्कुल समझाया यार तुम लोगों ने, तुमने कैलेंडर दे दिए, डाले फेंकने पड़ेंगे ना सारे कैलेंडर। 28 दिन वाला कैलेंडर बना लेंगे हम अपना, कौन बनाएगा? जो कनेक्ट हो गया, कोई ज्योतिषाचार्य कनेक्ट हो जाएगा, उसको सब आ जाएगा क्या लिखना है, लो जी ये लो कैलेंडर हो गया, क्या छुट्टी, कुछ नहीं। तुम्हारे पास रिटर्न मटेरियल नहीं है, अरे रिटर्न मटेरियल यार उससे क्या क्या वो लिखवाएगा तो लिखेंगे, हम नहीं लिखने वाले, समझे कि नहीं समझे? और वो कब लिखवाएगा? जो आदमी तैयार होगा उससे, समझे कि नहीं समझे? इसलिए क्या करना है, क्या करना है? सिर्फ तैयार होना है। किसके लिए तैयार होना है? करने के लिए जो आदेश आए, आदेश लेने के लिए। और इसलिए अपने आप ग्रुप के अंदर सरेंडर कर दो। अभी फिलहाल के लिए 7 दिन के लिए यार इसको कर दो काम को, जो आपके साथी कहते हैं, जो आपके
STLs कहते हैं, दूसरे कहते हैं, जो पैक बना लो यार, बना लो यार, कम्युनिकेशन सिस्टम बना लो 4-4, 5-5 लोगों का, आपस में वहीं बैठा करो, बल्कि वहीं सोया करो, जिसके साथ आए वहां मत जाया करो, नए लोग बनाओ, नए एक्सपीरियंस आएंगे, नई चीजें आएंगी और इसको आगे बढ़ाएंगे। और इस यात्रा के अंदर बॉडी से जहर का निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जहर निकालने के लिए पहले जहर को और बॉडी को समझना इंपॉर्टेंट है। आज हमको सुजन आपका जो PPT का काम रहेगा वो रात को रहेगा, शाम को हम लोग रखेंगे। अब हमारा प्रोजेक्टर है, पेन ड्राइव आपके पास होगी, हिमांशु का बात में करें, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आज आपके सामने दोनों टाइप के सेशंस आएंगे। हिमांशु हमारे साथ है, ये हिमांशु केवल आज के लिए है, इसलिए हिमांशु को हमें ज्यादा खेलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि सुजन हमारे पास कल भी है, तो PPT वाला शाम को किया जा सकता है। भोजन हो गया क्या हिमांशु का? रोक ले। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, जब हमको मालूम होगा कि यार इस जगह पर ये हो रहा है और जो आज हो रहा है इसका इंपैक्ट अगले 2-4 साल में क्या पड़ेगा, जब उसके ऊपर नजर बनाए रखोगे तो आपको फिर सब जगह क्या क्या होता है वो मालूम पड़ेगा कि इतने सारे कंट्रीज के अंदर अब चाइना में इस तरह की सरकार क्यों है, कैसे आई, और इस तरह इस कंट्री में ऐसा क्यों है, अमेरिका में कैसी डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका की डेमोक्रेसी और इंग्लैंड की डेमोक्रेसी, इंग्लैंड में तो खैर राजशाही है, इंग्लैंड की राजशाही, फिर चाइना के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम, और फिर स्विट्जरलैंड का प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम, और फिर कौन सी जगह पर क्या चीज ज्यादा है। अब दुनिया को तो चाइना ऐसा दिखाई देता है ना कि भाई चाइना तो बड़ा समृद्ध कंट्री है, ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसे दिखाई देता है, सारी दुनिया को ऐसा दिखाई देता है। बीजिंग जो उसकी राजधानी है, वहां जब अपने साथी जाते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मित्र हैं, तो वो जब जाते हैं वो बताते हैं कि हमारे गांव से भी बुरा हाल है वहां लोगों का, हमारे गांव से भी बुरा हाल, मतलब हमारे यहाँ तो कुछ है ही, बीजिंग में नहीं। बीजिंग शंघाई की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुंबई का जो हाल है, जैसा दिल्ली रात को दिखता है, दिल्ली का भी पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली अलग अलग दिखाई देती है, वो भी अलग अलग है, आउटर दिल्ली अलग है, मुंबई में भी भाई अंधेरी अलग है, बांद्रा अलग है, सबका अलग अलग तरीका है। और जो वो धारावी है, जिधर झुग्गियां है, धारावी का अलग एरिया है, तो धारावी को मुंबई बोलेंगे कि बांद्रा को मुंबई बोलेंगे, ये तो दोनों मुंबई हैं। तो अब आप अगर मुंबई को एक्सप्लेन करना है कोई अपने कंट्री में जाकर के, तो वो जिधर का चक्कर लगा के आएगा उसी को मुंबई बोल देगा। तो अगर यहाँ का आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट जब जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, शंघाई जाएगा या बीजिंग में जाएगा, तो शंघाई और बीजिंग को ही वो चाइना समझने लग जाता है। तो अब वो बोलता है कि अगर तो मैं अपने यूपी के गांव की हालत देखूं और जो चाइना की हालत देखूं गांव की, तो यूपी के गांव चाइना के गांव से बेहद समृद्ध गांव है। चाइना के अंदर आदमी हंसता हुआ मिल जाए तो सरकार को परेशानी हो जाती है, और यूपी में कोई आदमी मुंह फैलाए मिल जाए तो परेशानी हो जाती है। चाहे गाली देकर गुस्सा दिलाना पड़े, लेकिन उदास नहीं होना चाहिए, गुस्सा हो जा चलेगा, नाराज हो जा चलेगा, या तो हंस या बात कर, चुपचाप मुंह फैला के नहीं बैठना। और चाइना में तो हर आदमी ऐसे रहता है सीरियस, जैसे कब्ज हो रखी होती है, ना बताने लायक ना कुछ, मतलब अब जगह मिलना रही हो जाने को, बात बनना रही हो तो समझ में नहीं आ रहा, ढूंढू ना ढूंढू, गया क्या पता वेस्ट हो जाए, 5 रुपए भी लग जाए टॉयलेट में और काम भी ना है। तो हमारा आदमी तो बड़ा ऐसा है ना, टेस्ट भी कराता है 3-4 हजार के, और वो टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल निकला है तो दुख हो जाता है उसको बेचारे को कि नॉर्मल निकला है यार, 3-4 हजार लग गए। तो तुम चाहते थे कि बीमारी आनी चाहिए थी, होता है टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल निकला है तो बहुत दुख होता है टेस्ट करवाने का, कि टेस्ट नहीं करवाया यार, पैसे बर्बाद हुए। वो ये नहीं देख रहा कि मैं नॉर्मल हूं, उस पर खुशी कभी नहीं होती है। तो इसलिए क्या रहता है कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा कि भाई जो चेहरा किसी को दिखाया गया है, जो नेताजी, चलो इससे थोड़ा अंदाजा और लगाते हैं आपको। सिसोदिया जी,
बात जाओ तो अच्छा, तो जो चेहरा आपको दिखाया गया है या नेताजी जो आपको स्टेज पे बताते हैं या जो भारत के नए जमाने की, नए भारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्या वही तस्वीर है भारत? भाई जो आप बताओ, आपका एमएलए जो भाषण में बता रहा है या जो अखबार में छप रहा है, क्या वो आपकी जिंदगी है? नहीं, क्या कुछ हो रहा है? कुछ और है। इसका मतलब जो मैगजीन्स में छप रहा है, जो अखबार में छप रहा है, जो अधिवेशनों में हो रहा है, जो सरकारें बोल रही हैं, जो नेता बोल रहे हैं, सबका सब झूठ है, फ्रॉड है। तो सच क्या है? सच हर आदमी का सच अलग है। गरीब आदमी की जिंदगी अलग है, अनपढ़ आदमी की जिंदगी अलग है, गांव में रहने वाले की अलग है, छोटे गांव वाले की अलग है, बड़े गांव वाले की अलग है। जिस गांव में चौकी बनी है उसकी अलग है, जिसमें चौकी नहीं है उसकी अलग है। जहां नशा ज्यादा है उसकी अलग है, जहां नशा कम है उसकी अलग है। तो एक चीज से किसी एरिया को, किसी देश को डिफाइन करना भी गलत है। तो आप लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर ये डेफिनेशन भारत की कौन दे रहा है कि भारत ऐसा देश है? भारत जैसा देश है वो कौन बताएगा? बताओ, बता सकता है कोई आदमी? अगर कोई एक लाइन में भारत को बता देगा तो झूठ बोलेगा पड़ेगा, है ना? और कोई बता ही देगा तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम देखेंगे उतना ही भारत होगा। जहां तक हम पहुंच पाएंगे वही भारत होगा। ये तो जरूरी नहीं है ना? हम अपने सपनों का भारत बनाने की बात कर सकते हैं, उस पर आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं, पर डिफाइन नहीं कर सकते। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, या कोई भी व्यक्ति कैसा है, किस टाइप का है, ये बात केवल और केवल एक व्यक्ति बता सकता है, जिसने उसके साथ डील किया है और जिसने बहुत दिनों तक डील किया है। अगर किसी के साथ डीलिंग में किसी एक व्यक्ति का व्यवहार कॉन्टिन्यूअसली सालों साल तक हर हालात में, गुस्से में, खुशी में, प्रेम में, नफरत में एक जैसा हो, तो मानेंगे कि वो आदमी वैसा है। लेकिन नहीं, एक आदमी के साथ उसका व्यवहार वैसा है, अगर उसका दूसरे के साथ भी वैसा ही है, तीसरे के साथ भी वैसा ही है, पत्नी के साथ भी वैसा ही है, पति के साथ भी, मतलब उसका तो खैर क्या पति होगा, दोनों साइड की बात करो, समझ लेना भावनाओं को समझ। मतलब वो जिसके साथ भी डील, कहने का मतलब है कि किसी के साथ डील करे, अमीर के साथ करे, गरीब के साथ करे, बॉस के साथ करे या सबऑर्डिनेट के साथ काम करे, वो पढ़े लिखे के साथ करे या अनपढ़ के साथ करे, यदि उस व्यक्ति का बिहेवियर बिल्कुल एक जैसा है, वो डिफाइन किया जा सकता है कि वो आदमी वैसा है। अब आप बता दो, होता है किसी का ऐसा व्यवहार कि सबके लिए बराबर, सबके लिए एक जैसा? हो सकता है कभी? कोई नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मुझे जो डिफाइन कर रहा है वो मैं नहीं हूं, और आपको कोई डिफाइन कर रहा है तो वो आप नहीं है। तो सबसे ज्यादा, अच्छा मान लो मेरे से गलती हो गई और आप नाराज हो गए, अब वो गलती मैंने की थी या मुझसे हुई थी, ये सबसे ज्यादा कौन बता सकता है? सबसे सटीक कौन बता सकता है? मैं ही बता सकता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे बारे में मैं कैसा हूं, मैं सही हूं कि गलत हूं, मैंने सही किया कि गलत किया, सर्टिफिकेट, सबसे बढ़िया सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? मैं ही दे सकता हूं। तो अपन लोग तो दूसरों से लेने पे फिरते हैं। मतलब कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पे जाकर के, दुकानदार से पूछते कैसा लग रहा है नहीं? पत्नी तैयार होती है, तैयार होने के बाद बोलती कैसा लग रहा है, खाना बना के पूछते कैसा लग रहा है। ये हर आदमी तैयार होकर बोल रहा है कैसा लग रहा है, मैंने काम ठीक किया ना, अरे बढ़िया कर दिया ना, अरे भाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, सर्टिफिकेट दूसरे से मिल गया, मौज हो गई। अब लोग सर्टिफिकेट दूसरों से मांगते फिर रहे हैं, है ना, कि मैं कैसा हूं, मेरा सर्टिफिकेट मैं किसी और से मांग रहा हूं, मतलब मैं उसे अधिकार दे रहा हूं मुझे कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर बाय चांस आपने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको लगता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये सर्टिफिकेट फाड़ देगा, तो फिर आप वो करने से डरोगे। सर्टिफिकेट फटना नहीं चाहिए, अच्छे वाला नहीं फटना चाहिए, और खराब वाला सर्टिफिकेट फाड़ने के चक्कर में फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे अपनी जिंदगी और अपने जमीर के साथ। इसलिए सारी बीमारियों की जड़ क्या है?
कि मुझे सर्टिफिकेट किसी और से चाहिए, या किसी को भी, एनीबॉडी, हमको सर्टिफिकेट किसी और से चाहिए, ये बड़ी बीमारी है। और खुद का पता होते हुए भी झूठे सर्टिफिकेट बनाते रहते हैं। हमें तो पता है ना मैंने झूठ बोला था कि सच बोला था, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, और सामने वाले को आपकी बात कभी समझ नहीं आएगी, फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। काहे को एक्सप्लेन करते हो फिर? क्योंकि आदमी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है या वो मान चुका है। कैसे? मकान लेना है आपको, मकान लेना है, दुकान लेनी है, कौन सी जगह लेनी है आपने तय कर लिया। अब आप फोन करोगे दोस्त को, हाँ भैया फलानी दुकान लेनी थी, ये मैं लोग सचिन को फोन कर लिया, सचिन भाई दुकान लेनी है, सचिन ने कह दिया वहां पे ले लो, और वहीं पे लिया है, मजा आ गया भाई, सर्टिफिकेट मिल गया कि मेरा निर्णय सही है। सिसोदी से पूछ लिया, अक्सर से पूछ लिया, इन्होंने कह दिया सही है, फिर इससे पूछ लिया, नाम भूल गया, स्वप्निल से पूछ लिया, स्वप्निल कहता है वहां तो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके हो जाता है, गड़बड़ होती है, वो तो सही गड़बड़ होती है। अब सर्टिफिकेट कोई गड़बड़, अब डाउट हो गया। अब आदमी सोचेगा यार जितने ज्यादा लोगों से पूछूंगा ना मेरा निर्णय गलत करेंगे, अब आगे अब वो ढूंढता कौन आदमी है जो मेरे निर्णय को, ओ समझदार से इंसान हिमांशु पाठक आ गया। हिमांशु से पूछा, हिमांशु भाई प्लाट लेना मकान, हिमांशु बोलेगा वहां ले लो डॉक्टर साहब, हाँ मेरे वाले पे मोहर लग गई तो सेट, और मान लो इसने भी सर्टिफिकेट फाड़ दिया, फिर मैं तीसरा ढूंढूंगा कोई मेरे वाले पे मोहर मारने वाला एक और मिल जाए, बस फिर मैं वहीं ले लूंगा। करते हो ना? गाड़ी लेते समय, प्लॉट लेते, मकान, स्कूल चूज करते समय, सबको सर्टिफिकेट औरों से चाहिए। मुझको कैसे जीना है ये मैं तय नहीं कर रहा हूं, कोई और तय कर रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारी डेमोक्रेसी भी बीएनएस बना के हमको कोई और बता रहा है कि तुम आजाद हो। इसी तरह के दूसरे संविधान, इसी तरह के राज, तो हर देश में अलग तरह का खेल चल रहा है, और अखबारों में छप के उस देश के बारे में जानकारियां हमको गलत तरीके से दी जा रही हैं। उन देशों के बारे में वहां रहने वाले अलग अलग एंगल से देखने वाले लोग बता सकते हैं कि गरीब की जिंदगी कैसी है, अनपढ़ की कैसी है, काम करने वाले की और नकारे की कैसी है, वो तय करती है। वो पूरी तस्वीर कभी सामने आती नहीं है, और जितनी तस्वीर सामने आ सकती है उन लोगों से तजुर्बा लेना चाहिए जिनका काम रिसर्च है, ऊपर से देखना है, ईगल आई से समझना है। इसी कड़ी में अपने इस पूरे तंत्र को समझने के लिए जब हम कुछ लोगों पर नजर दौड़ाते हैं, तो हम पिछले 9 साल से साथ में हैं। जब हम निकले थे घर से उसी टाइम से साथ में हैं। हिमांशु और मैंने एक सपना देखा दोनों ने मिलकर के कि भाई ये डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी कह रही है, इसमें आदमी से, आखिरी आदमी से तो पूछा ही नहीं जाता है कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, तो फिर कैसे उस आखिरी आदमी की हाथ में ताकत दी जाए, उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। उसको लीड हिमांशु कर रहा है, वही सारा कुछ कर रहा है इस पे। और मैं, ये आदमी ऐसा आदमी है जो, अगर इनका राजनीतिक एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अपनी बातों से ही आपको बता ही देंगे। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम प्रचार करने की बजाय, लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी के भारत के इतिहास के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट थे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के, ये आप इससे समझ सकते हैं। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर के कारस्तानी को देख करके समझ गए कि सब चोर हैं, असली ताकत लोगों को देनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप लोग समझा पाओ उसमें से क्या रख पाएंगे क्या नहीं, आपको बताएंगे अपने तजुर्बे। 2 सेशन हिमांशु भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको लेने हैं। एक सेशन ये कि आपका तजुर्बा अभी तक के सिस्टम को समझने का वो, और से लंच के बाद का सेशन हम चाहेंगे कि हिमांशु भाई हमको बताएं कि भाई हमें ताकत आखिरी आदमी तक देके जाने के लिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सेकंड सेशन होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा हमारा, वो हम सिर्फ एक जगह रिकॉर्ड रखेंगे, सिर्फ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, सिर्फ आपके लिए। पब्लिक के लिए अभी फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम पब्लिक को नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज है, विजन क्या है, सिस्टम क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई हिमांशु पाठक जी से कि वो आए और एक बार आप लोगों को आपसे रूबरू है और आपको बताए अपना किसी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलना फिरना टाल मारेंगे, जहाँ हो जाएगा इस पे। वो दे दो ना हेडफोन, खान वाला भी है ना।
ऊपर लगाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और जनता सरकार मोर्चा के जुझारू लोग। माइक 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 डॉक्टर साहब माइक दीजिए। आप लोगों में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हो, कुछ जी। नहीं जानते हो। कितने लोग जानते हैं? ठीक, तो फिर मैं शुरुआत से ही बताता हूँ क्योंकि मेजोरिटी लोग नहीं जानते। मैं और डॉक्टर साहब लगभग 9-10 साल से साथ में हैं और हिंदुस्तान के कई बड़े आंदोलन जो पिछले 15-20 साल में हुए, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से, कृपा से उन सारे आंदोलनों का मैं पार्ट एंड पार्सल रहा और उनकी स्ट्रेटेजी, रणनीति और किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए और सरकार के खिलाफ या सरकार से अपनी बातें कैसे मनवाई जाए, इसके ऊपर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को डिजाइन किया, बनाया, उनको तैयार किया, जिसमें अन्ना मूवमेंट भी शामिल है। पास में ही मैं आता था पहले, यहाँ पे अलीगढ़ से थी जहाँ वो रहते थे। लेकिन इस 15-20 साल की लड़ाई में जो सीखा वो मैं आपसे बहुत छोटे में शेयर करूंगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोलता, लेकिन जितना बोलूंगा उतने में आप बोर नहीं होंगे और वो याद रखोगे 10 साल। हमारे देश में जब से आजाद हुआ 1947 से, तब से अलग अलग तरह के स्कैम्स और घोटाले हो रहे हैं। आपने सबने सुने जी। वो सारे फाइनेंशियल स्कैम्स थे, मतलब हमारे पैसे की लूट करी गई। जो सरकारों के पास हमारा पैसा था टैक्स के रूप में, उस पैसे को लूटा गया। देश का सबसे पहला घोटाला था जीप स्कैम, कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था। कुछ साथी अगर पंजाब से हैं तो जानते होंगे, विक्रम मजीठिया के जो दादा थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे स्टेट के उस टाइम पे, विक्रम मजीठिया के। उस टाइम पे वो एक स्कैम हुआ था, नेहरू की गवर्नमेंट थी। उसके बाद से अलग अलग स्कैम हुए, चारा घोटाला, आदर्श स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला। लेकिन मैं आपको एक ऐसे घोटाले और स्कैम के बारे में बता रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान के लोगों का इमोशन, उनकी क्रांति, उनका रेवोल्यूशन को लूटा गया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस तरह के भी स्कैम होते हैं। जब किसी देश में खिलाफत एक टॉप पे पहुंच जाए, मान लो कोई गवर्नमेंट है और वो लोगों के खिलाफ कोई पॉलिसी बहुत टाइम से बना रही है, तो लोगों में गुस्सा पनपेगा उसके लिए। तो उस गुस्से को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने एक तरीका बनाया, वो डिजाइन फॉर्मेट में अपना बनाया हुआ प्रोटेस्ट या आंदोलन लॉन्च कर देते हैं, ताकि जो असल आंदोलन या प्रोटेस्ट के लोग हैं उनको साइडलाइन करा जा सके, तो लोगों का गुस्सा एक ईमानदारी वाली जगह पे इकट्ठा ना हो सके। मैं आपको एक पहले मूवमेंट, एक आंदोलन के बारे में बताता हूं जो 10 साल पहले हुआ, 12 साल पहले, फिर पॉइंट पे आता हूं। आप लोगों ने सबने अन्ना हजारे का मूवमेंट सुना है? अब उसकी असलियत उन्हें शौक लगे कि वो था क्या। मैं उसकी कोर कमेटी में था, जो टीम उसका सारे फैसले कर रही थी कि जन लोकपाल मूवमेंट कैसे होगा, क्या होगा। 2014 के पहले जितने भी मैं जो बातें आपको बताऊंगा उन सबको आप 2014 के पहले के परिप्रेक्ष्य में देखना, उसके पहले के महीने में। 2014 के बाद के नजरिए से नहीं देखना। 14 में जब ये प्रधानमंत्री बना उसके पहले 2014 के पहले आप इंडिया का मैप ऐसे मान, ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी की सरकार थी पहले? 14 के पहले, ठीक है। पंजाब में बिना अकाली दल के कोई बीजेपी का अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं, बेस नहीं। हरियाणा में 14 के पहले कभी बीजेपी की सरकार थी? नहीं। दिल्ली में नहीं। एक बार बनी थी, सुषमा स्वराज उसकी सीएम बनी थी एक बार, बाकी टाइम नहीं, तो कोई पक्का बेस नहीं था। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी कभी 14 के पहले? 92 के आसपास एक बार बनी, 5 साल चली नहीं, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, बीच में गिर गई। उसके बाद बिहार में कभी बीजेपी की अपने दम पे सरकार बनी? कभी नहीं बनी, आज भी नहीं बनी, अलायंस में बनती, अपने दम पे नहीं। बिहार के बाद बंगाल आ जाता है, बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार बनी? 14 के पहले तो उनका दफ्तर भी नहीं था वहां पर। बंगाल क्रॉस कर जाओ, असम आ गया, असम में 14 के पहले बीजेपी की सरकार कभी नहीं थी।
14 के बाद बनी है जो सरकार बनी। 14 के पहले वहां दफ्तर भी नहीं था बीजेपी का। असम के बाद नागालैंड, त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, मेघालय, इन 7 स्टेटों में बीजेपी के ऑफिस या दफ्तर भी नहीं। खत्म हो गए, ऊपर गए, नीचे आ जाओ, उड़ीसा। उड़ीसा से कुछ साथी हैं, कभी बीजेपी की सरकार बनी 14 के पहले कभी नहीं बनी। बीजू जनता दल और कांग्रेस 2 ही पार्टी बनी। उड़ीसा के नीचे कर्नाटका आ जाओ, कर्नाटका में येदियुरप्पा की एक आधी बार सरकार बनी। कर्नाटका के नीचे आप तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कभी बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं बनी, दफ्तर भी नहीं था 14 के पहले, अब दफ्तर खुले। तमिलनाडु के साथ में जाओ केरला, केरला में आज भी बीजेपी के दफ्तर वहां पे नहीं है सरकार। केरला के बाद आ जाओ आप गुजरात, हाँ वहां पे सरकार थी इनकी, रही मोदी मुख्यमंत्री रहा वहां पे। उसके बाद आ जाओ आप महाराष्ट्र, जहाँ पे हम बैठे। 14 के पहले यहाँ पर बीजेपी की सरकार अपने दम पे कभी नहीं थी। शिवसेना मेन पार्टनर होती थी, सेकेंडरी बीजेपी। जो भी गेम हुआ 14 के बाद हो कि ये मेन रोल में है। 14 के पहले बीजेपी का कोई बेस नहीं था, छोटे लेवल पे बेस था। गोवा में एक आधी बार बनी, मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नहीं। इसके बाद राजस्थान हाँ रही, वसुंधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश यस, शिवराज सिंह चौहान तो वहां रही। तो ये आप स्टेटिक है ना, ये इंडिया खत्म हो गया, ठीक। ये बनी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और कोई स्टेट भूला मैं, छत्तीसगढ़ रही है कभी, यस रही। कर्नाटक गिन लिया मैंने, और आंध्र, उधर आंध्रा में नहीं रही, कभी नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड में भी नहीं रही कभी। तो ये 4-5 स्टेट, तेलंगाना बाद में बना और वहां भी बीजेपी की नहीं बनी। ये 4-5 स्टेटें, 4 या 5-6 स्टेटें। अपनी स्टेटें कितनी है टोटल इंडिया में? 28 हो गई मेरा। चलो, इतने में से 5 स्टेटों में बीजेपी की सरकार बनी है। एट ए टाइम सारी 5 स्टेटों में एक साथ भी नहीं रही है। अब आप से छोड़, ध्यान से सुनो कि एक इंडिया जिसमें 28 स्टेटें हैं, 7 यूनियन टेरिटरी है, उसमें से सिर्फ 4 या 5 स्टेटों में जिस पार्टी की सरकार थी वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे हो गई? अरे 28 में से 14-15 में तो सरकार होनी चाहिए। पूरे मुल्क पे राज करने के लिए, आपको नेशनल पार्टी का दर्जा लेने के लिए 15-20 स्टेटों में तो 15-14-10 स्टेटों में तो सरकार हो। 5 आप बैठ जाओ, 5-6 स्टेटों की सरकार पूरे हिंदुस्तान पे कैसे राज कर गई। मैं इस पे आज बात करूंगा कि 2014 में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 14 के पहले ये सिर्फ 4 या 5 स्टेटों पे थे। आप में से कोई बताना चाहेगा क्या हुआ? हाँ, वो अलग मसला है। और कुछ मीडिया ने माहौल बनाया वैसा। हाँ ठीक है, लेकिन मीडिया ने माहौल कैसे बना लिया? सरकार तो कांग्रेस की थी, तो मीडिया तो कांग्रेस के कंट्रोल में था। तो अन्ना हजारे को और केजरीवाल को यूज करा ना जी। कैसे? नहीं, राम मंदिर बाद में आया। राम मंदिर तो बहुत पुराना मसला है, 40 साल से। पैसा था नहीं, सरकार में थे ही नहीं 10 साल से, इतना पैसा नहीं था। 14 के बाद बहुत पैसा कमाया, 14 के बाद। चलो आते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीटें हैं लोकसभा की जिससे प्रधानमंत्री बनता है? 500 पे, ठीक है। बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 272, बिल्कुल सही। 272 चाहिए तो प्रधानमंत्री बनेगा, इससे कम पे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बीजेपी लड़ती थी गठबंधन में जिसका नाम था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए के उम्मीदवार कितने हैं पता है आपको? 14 के पहले 500 कितनी सीटें हैं? 45 में से कितने उम्मीदवार खड़े करते थे वो? अंदाजा लगाओ भाई। इंडिया लेवल की पार्टी है बीजेपी और एनडीए, पूरे इंडिया का गठबंधन है। 350 और 130 कैंडिडेट बीजेपी के। 14 के पहले 130 कैंडिडेट खड़े करते थे, उम्मीदवार ही नहीं है। 272 कहां से जीतेंगे? 500 खड़े करो, 550 खड़े करोगे तब उम्मीद होगी कि 200-250 जीत जाएंगे।
जिस पार्टी के पास 272 उम्मीदवार नहीं है वो बहुमत कैसे लाया? तो 130 के करीब, ये 132, 35, 36 अप्रोक्सीमेट 130 ये उम्मीदवार खड़े करते थे 2014 के पहले। जब इन्होंने एनडीए बना लिया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तब इनके कैंडिडेट हो गए 200 के करीब, 210, 220। अभी भी 272 नहीं पहुंचे, 250 तक पहुंच जाते थे, 272 नहीं। सामने कौन था इनके? कांग्रेस। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार रही, नीचे आ गए, पंजाब अपने दम पे सरकार रही, हरियाणा अपने दम पे सरकार रही, दिल्ली में अपने दम पे सरकार रही, यूपी में एक बार रही एनडी तिवारी, बाकी नहीं रही, बिहार में डायरेक्ट नहीं रही कांग्रेस की भी, बट बंगाल में रही, उसी से तृणमूल निकल के फिर उन्होंने बना ली, असम में रही, नागालैंड में रही, मिजोरम में रही, मेघालय में रही, अरुणाचल में रही, कर्नाटका आ जाओ वहां भी रही, तमिलनाडु में AIDMK के साथ रही, अकेले दम पे भी रही, जयललिता की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, केरल में कम्युनिस्टों के साथ रही, अच्छे लेवल पे थी, महाराष्ट्र में अपने दम पे सरकार रही कांग्रेस की। मतलब हर एक स्टेट में आपको उनका वजूद मिल जाएगा। उनके कैंडिडेट कितने थे? उनके यूपीए के, उनका अलायंस था यूपीए, वो 350, 450 के करीब हो जाते थे, 550 वो भी नहीं होते थे, उनके पास भी कैंडिडेट नहीं थे। मतलब ये अपने आप को जो राष्ट्रीय पार्टियां कहलवाती हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की एक डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग है। उसमें ये है कि 3 स्टेट या 3 से ज्यादा स्टेटों में आपने इतने परसेंटेज वोट ले ली, आपके इतने 10-12 MP जीत गए तो आप नेशनल पार्टी। वो तो मुलायम सिंह यादव के लड़के की, अखिलेश यादव की भी नेशनल पार्टी है, मायावती की भी नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो इन्होंने एक भ्रम फैला रखा था कि ये राष्ट्रीय पार्टी है। इंडिया शुरू से रीजनल पार्टीज का मुल्क रहा। जब 1947 में आजाद हुआ तो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर था। फेडरलिज्म ये हर स्टेट के अपने नैतिक अधिकार होंगे, उनके अपने एजेंडे होंगे, जमीन के फैसले वो अपने लोकल लोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कई बार इस मुद्दों पे बात करते हैं। तो उस फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को काउंटर करने के लिए नेशनल पार्टी का एजेंडा लिखे है, बट वो एक्चुअल में नेशनल नहीं थी। अब आगे 2014 के चुनाव। अब 2014 के लोकसभा चुनाव है जिसमें मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा है, ठीक है। तो एक तरफ ये रेस है 2 गाड़ियों की, एक तरफ टोयोटा फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर जानते हो आप सर? हाँ। एक तरफ फॉर्च्यूनर है, एक तरफ अल्टो है। अल्टो जानते हैं? हाँ। फॉर्च्यूनर का इंजन बड़ा, 3000 सीसी का इंजन है, बड़े टायर है। अल्टो 800 सीसी का इंजन है, 12 इंच के टायर हैं, छोटे टायर हैं। रेस कौन जीतेगा, फॉर्च्यूनर और अल्टो में से? ठीक, तो फॉर्च्यूनर कौन है यहाँ पे रेस में? अल्टो कौन है? हाँ। अब 800 सीसी की गाड़ी का मुकाबला 3000 सीसी की गाड़ी से है, इतने बड़े टायर, इंजन, लेकिन रेस कौन जीत गया? ये कैसे हुआ? गलियों में से निकल गई, बार-बार छोड़ दिया। तो अब 3000 सीसी की गाड़ी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले एक सोचा कि अल्टो के टायर बड़े लगा देते हैं। तो उसमें 12 इंची के टायर कंपनी लगा के देती है मारुति, तो उसमें आप 13 इंच 14 इंच के टायर लगा सकते हो, वो लगाए। फिर अल्टो का 800 सीसी का इंजन है, तो इंजन के अंदर चेचे वो होती है, पिस्टन होती है जो ऊपर जैसे जाती है तो इंजन चलता है, उसकी आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ा सकते हो। तो 800 का आपने 1000 सीसी कर दिया, 1200 तक हो जाएगा। जब वो 1200 सीसी की हो गई अल्टो, टायर 14 इंच के आगे, फिर भी क्या मुकाबला कर पा रही है? 3000 है वो, उसके 18 इंच के टायर नहीं हो रहा। लेकिन एक रिस्क और आ गया, जब आपने अल्टो में अब इतना अपना दिमाग लगा दिया देसी, तो फिर ये भी हो गया ना कि शायद ये फिनिशिंग लाइन तक जा ही ना पाए। आपने एक्सपेरिमेंट किया अल्टो में, हो सकता है वो फिनिशिंग लाइन के पहले ही रुक जाए, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? हाँ, अब एक्सपेरिमेंट क्या था? बीजेपी जो थी वो ब्राह्मण बनिए की पार्टी थी, अपर कास्ट हिंदू। बीजेपी के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेस नहीं थी, आदिवासी के लिए स्पेस नहीं थी, माइनॉरिटीज के लिए स्पेस नहीं थी, सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इनके लिए स्पेस नहीं थी। तो ये माइनॉरिटीज की जगह नहीं थी बीजेपी में। बीजेपी के पास एक इमेज थी अपनी कि वो ब्राह्मण और बनिए की पार्टी है, अपर कास्ट हिंदू की। पूरे इंडिया में ये इम्पैक्ट था, इसीलिए वो नेशनल पार्टी कभी बन नहीं पाई।
क्योंकि उसका कैरेक्टर, किरदार लोगों के सामने एक सेगमेंट लोगों का था। अब जब अल्टो में मॉडिफिकेशन की बात हुई तो बीजेपी में मॉडिफिकेशन क्या होना था कि वो सिख, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स को अपनी पार्टी में जगह दे। ये मॉडिफिकेशन है। वो मैंने एग्जाम्पल ली कि आप समझ लो। हाँ तो मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या थी कि ब्राह्मण बनिए की बजाय आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, इनको जगह दी जाए पार्टी के अंदर। लेकिन जब उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि हम ऐसा करते हैं तो उनको ये डर हुआ, जो हमारे कोल्टो के साथ है, कि वो फिनिशिंग लाइन तक जा ही नहीं पाए। कि आपने अगर आदिवासी, क्रिश्चियंस, सिखों को जगह दी तो आपकी जो ब्राह्मण बनी है, जिनको आपने एक एजेंडे के तहत जोड़ा हुआ है, वो भी टूट जाएंगे। मतलब अल्टो फिनिशिंग लाइन तक ही नहीं पहुंच पाई, जो हाथ पल्ले था वो भी चला गया। फिर उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया आईडी। फिर उन्होंने सोचा अब रेस तो जीतनी है, कैसे जीते, फॉर्च्यूनर को हराएं कैसे, क्या करें। तो वो रेस में एक स्कूटर लेके आए। अब रेस हो गई फॉर्च्यूनर, अल्टो, एक स्कूटर। अब एक स्कूटर क्या करेगा, रेस जीतनी है अल्टो को। अब रेस जैसे ही शुरू हुई, वो स्कूटर स्टार्ट हुआ, आके फॉर्च्यूनर के आगे लेट गया। अब वो फॉर्च्यूनर रुक गई, स्कूटर के साथ उसकी एक्सीडेंट हो गया। अल्टो अपना 40 पे चलती चलती फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गई। अब वो स्कूटर क्या था, वो था अन्ना हजारे मूवमेंट और आम आदमी पार्टी। ये जब मूवमेंट को पार्टी में बनाया, उस अन्ना आंदोलन को, तो उसमें ये तय हुआ उसकी कमेटी में कि 50 सीटों पे ही इलेक्शन लड़ेंगे 2014 में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जो बड़े बड़े शहर जहां पे कम्युनिकेशन बना हुआ था अन्ना मूवमेंट का, उस आंदोलन का, लोग जुड़े हुए थे। तो वो सीटें निकली 50, पंजाब की 13, हरियाणा की सीटें, दिल्ली की और कुछ बड़े शहरों की सीटें। उन सीटों पर लड़ाने की बात हुई। लेकिन लाला केजरीवाल की कहीं पर मीटिंग होती है, वो आके कहती है नहीं, अब हम 350 प्लस सीटों पे लड़ेंगे। अब वो मैंने इसको डिटेल में अपनी किताब में लिखा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। 350 सीटों पे आम आदमी लड़ेगी। अब आम आदमी का वोट बैंक क्या था जो उन्होंने जोड़ा उस टाइम तक, कि भाई ये माइनॉरिटीज को भी सपोर्ट करेगी, ये क्रिश्चियंस को, सिख्स को, मुस्लिम्स को, आदिवासी को, एससी को, इनको सबको सपोर्ट करेगी। तो 350 वो सीटें पे बंदे खड़े करे गए जहां पर आम आदमी पार्टी के पास पैसे भी नहीं थे उम्मीदवार खड़ा करने के लिए। फिर भी इन्होंने खड़े करे, क्योंकि जीतना इनका पर्पस नहीं था, आगे लगना था, इनका पर्पस था फॉर्च्यूनर के आगे लगना। तो इन्होंने वहां बंदे खड़े करे जहां पर माइनॉरिटीज कांग्रेस को जिता रही थी 40 साल से। मतलब जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट थे, या सिख डोमिनेंट सीटें थी, या शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट सीटें थी, या एसटी शेड्यूल ट्राइब डोमिनेंट सीटें थी, जहां पर उनका प्रभाव ज्यादा था, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं पड़नी थी। तो जब ये वहां गए, इन्होंने 350 कैंडिडेट खड़े करे और इन्होंने टोटल 2.5% वोट काटी। किसकी? कांग्रेस की, जो वोट कांग्रेस को ही पड़नी थी। उस 2.5% से कांग्रेस 50 के नीचे आ गई लोकसभा में। जब जयप्रकाश की मूवमेंट हुई थी, जो सबसे बड़ी मूवमेंट है, उसमें भी जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, उसके बावजूद कांग्रेस 50 के नीचे कभी नहीं गई। उतनी बड़ी मूवमेंट में भी नहीं गई। जब देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जेल बना के अंदर दे दिया, उस टाइम पे भी 50 सीटों के नीचे कांग्रेस नहीं आई। लेकिन इस स्कूटर की वजह से कांग्रेस 50 के नीचे चली गई और बीजेपी, जिसके पास 130 उम्मीदवार होते थे, वो 350 सीटें जीत गए, उनकी सरकार बनी। क्योंकि उनको एक और डर भी था कि अगर वो हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट को जोड़ेंगे बीजेपी वाले, तो बाकी कम्युनिटीज की वोट भी एक तरफा पड़ेगी उसको हराने के लिए, और उनका नंबर ज्यादा है। तो वो उन्होंने अपनी हिंदू वोट कंसोलिडेट करी, इकट्ठी करी, और दूसरे की वोट को डिवाइड कर दिया। अब इस मूवमेंट से जो असली नुकसान ये हुआ कि देश की एक पीढ़ी, एक जनरेशन जो 15 साल 20 साल बाद चेंज होती है, तब्दील होती है, वो उस मूवमेंट के साथ जुड़ी और उनके साथ ये ठगी हुई। तो
अब उन्होंने 20 साल के लिए किसी भी आंदोलन या मूवमेंट को खड़ा होने के स्कोप को खत्म कर दिया। खाली यही नहीं, खाली सरकार नहीं बनाई, हम लोग फाइनेंशियल स्कैम देखते हैं, घोटाले हो गए, या 2G घोटाला कर दिया कांग्रेस ने, या कोल घोटाला कर दिया, तो उसमें पैसे का नुकसान हुआ जो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों की उम्मीद, लोगों की होप उसका स्कैम कर दोगे तो वो इंसानी सभ्यता का सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि लोग उम्मीद पे ही जिंदा है कि कल कोई आएगा ठीक कर देगा, कल कोई राजीव दीक्षित जैसा बंदा आ जाएगा, वो चीजों को स्ट्रीमलाइन कर देगा, वो लड़ेगा। लेकिन जब आप उम्मीद की ठगी मार लोगे तो लोग 20 साल के लिए पीछे चले जाएंगे। तो ये वो स्कैम। तो जब हमारे लीडर्स यहाँ पर फाइनेंशियल स्कैम कर करके थक गए तो ये उम्मीद की स्कैम होने लगे। इसके पीछे आरएसएस का हाथ है, इस पूरे सिस्टम के पीछे। उनका गढ़ चलो पास में ही है, 70 किलोमीटर पे। तो जितने भी आंदोलन खड़े होते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे ही वो एक मोमेंटम लेते हैं, एक स्पीड लेते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको काबू करने के लिए, उनके लीडरशिप को दबाने के लिए कई तरह की चीजें या ये सब चीजें चलाई जाती हैं। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जिसने किसी आंदोलन का स्कोप 10 साल के लिए खत्म कर दिया। अब 10 साल हो गए, अब जनरेशन चेंज हो गई। 2011 में था, 10 से ज्यादा हो गए। अब वो टाइम आने लगा। फिर बीच में किसानी आंदोलन का टाइम आया, आप लोगों ने देखा होगा, पंजाब हरियाणा के किसानों ने किया वो। तो सरकारों ने एक तरीका बना लिया कि वो हैबिचुअल हो गई। जैसे आप कोई धरना या प्रदर्शन कुछ लगाने जाओ तो सरकार को ये पता है आप कितने टाइम तक लगाओगे। आप 1 दिन लगाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक उसकी एक्सपायरी, ये सरकार कैलकुलेट करती है कि वो एक्सपायरी क्या है। आपको वो वेट करेगी, ये एक्सपायर हो जाएंगे और अपने आप चले जाएंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन थक जाएंगे, क्योंकि लोग 24 घंटे एक प्रोटेस्ट या धरने में नहीं जा सकते। लोगों ने अपने रोजगार करने हैं, काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, तो वो 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आप लोग बहुत हिम्मती हो जो 7 दिन के लिए यहाँ पे आए, वो 6 दिन के लिए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोर्चे के लोगों की और डॉक्टर साहब की। क्योंकि सरकारें इसी दम पे ही कंट्रोल करती हैं सारे सिस्टम को कि आप कितनी देर लड़ सकते हो। आपकी एक्सपायरी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। मेरे समझ में किसानी आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ जिसमें 2 साल लोग टिके रहे, 2 साल। लेकिन अब आप बोलो कि किसानी आंदोलन हो सकता है, नहीं हो सकता। एनर्जी ड्रेन है, वो खत्म हो चुकी। जो रिसोर्सेज थे लोगों के लग गए, अब उतनी एनर्जी नहीं है। सरकार को ये बात पता है, तो इसी बात का वो फायदा उठाती है। हमारी जेब में ये मोबाइल आया और इस मोबाइल से आज आप मोर्चे से जुड़ सकते हो, सरकारों के बारे में जान सकते हो, अपनी आने जाने की टिकट कर सकते हो, इंश्योरेंस खरीद सकते हो, राशन मंगा सकते हो, खाना मंगा सकते हो, कहीं जाना है वो जा सकते हो, कोई किसी से बात करनी है कर सकते हो, कुछ एंटरटेनमेंट देखना है, मूवी देखनी है आप देख सकते हो। हर वो काम, अपनी नौकरी कर सकते हो, बिजनेस भी फोन से कर सकते हो, सब कुछ फोन से कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आंदोलन करना है तो सड़क पे जाना पड़ता है, वो फोन से क्यों नहीं होता? वो तो मिलाया नहीं। ऐसा सिस्टम बनाया कि हर चीज फोन से है। बिजनेस है, कोई सामान बेचना है, बेच लो फोन से, ऐड चला लो, वहां पे व्हाट्सएप पे ऐड कर दो। नौकरी करनी है, वर्क फ्रॉम होम ले लो, वहां से सारा काम संभल जाएगा। राशन पानी कुछ खरीदना है, घूमना फिरना, दुनियादारी, रिश्तेदारी, दोस्त, हर चीज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फोन से चलती है। लेकिन अगर हमें आवाज उठानी है, किसी मुद्दे के ऊपर सरकार से बात मनवानी है अपनी, तो हमें डीसी डीएम के बाहर जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के बाहर जाना पड़ेगा, वहां सड़क पे बैठना पड़ेगा। वो फोन पे नहीं आया, हम इसको फोन पे ला रहे हैं पिछले 8 साल से। देश के जितने आंदोलन हैं, छोटा बड़ा, जिले तहसील, मतलब देश में 4645, 4300 कुछ एमएलए सीटें, ठीक है। मतलब जिले लेंगे तो
समटेगा नहीं, क्योंकि किसी जिले में छोटा जिला है, बड़ा जिला है। जो विधानसभा है वो लगभग सेम है पूरे हिंदुस्तान में, मतलब 4300 कुछ टोटल पूरे इंडिया में एमएलए सीट है। ये सारा इंडिया बनता है 96 करोड़ वोटर टोटल। ये सिस्टम सारा उस 96 करोड़ वोटर्स के लिए है जो बना रहे हैं। मतलब इसमें हिंदुस्तान के जितने पोलिंग स्टेशन हैं, जितने गांव हैं, सब कुछ ऑनलाइन। हिंदुस्तान के किसी भी गांव का कोई प्रोटेस्ट करना है वहां करा जा सकता है, किसी भी जिले का प्रोटेस्ट करना है वहां करा जा सकता है, और ऐसे तरीके से करा जा सकता है कि सरकार को उसका फर्क पड़ेगा। ये नहीं हम ही देख के उसको बैठ के खुश होते रहेंगे, नहीं, सरकार पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्या होगा, मैं अगले सेशन पे इस पे जाऊंगा। अभी एक और चीज करेक्ट करता हूं कि पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करती है और उनका तरीका क्या है इन्फ्लुएंस करने का। एक कहानी बताता हूं। रोम एक कंट्री है, सुना है आप लोगों ने? रोम, ठीक, यूरोप में। तो कई 100 साल, मतलब 700-800 साल पहले वहां पे एक जूलियस सीजर नाम का एक जूनियर पॉलिटिशियन था। तो उस टाइम पे भी वहां पे छोटे लेवल पे लोग पॉलिटिक्स शुरू करते थे और बड़े लेवल तक जाते थे। राजशाही अपनी जगह चलती रहती थी, बट उनकी काउंसिल होती थी। तो जूलियस सीजर एक 23-24 साल का लड़का था जो वहां की पॉलिटिक्स में रोम की एंटर कर रहा था। कोई जानता नहीं था, 4-5 लोगों का उसका ग्रुप था अपना। उस टाइम पे समुद्री लुटेरे होते थे और मोस्टली रोम पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से, तो सी से। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे अपने छोटे से जहाज से। तो बीच में लुटेरों के जहाज ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया कि ये जा रहे हैं, और इनको उठा लिया फिरौती के लिए कि पैसे मांगेंगे। वो ले गए अपने इलाके में। वहां जाके लुटेरों का जो सरदार था अपने आदमियों के साथ सलाह कर रहा था कि इनसे कितने पैसे मिल सकते हैं, मतलब इनको छोड़ने के लिए कितने की सुपारी दे। तो कोई लुटेरों का बंदा बोला, इनसे तो 100 ग्राम सोना भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जानता ही कौन है, ये तो 5-6 लड़के पकड़ लिए हमने, कोई मोटी मुर्गी तो है नहीं। फिर कोई और बंदा कहता 150 मांग लेते हैं, 150 ग्राम सोना मांग लेते हैं। बीच ये सारी चीजें जूलियस सीजर वहां अपने 5-6 बंदों के साथ बैठा देख रहा था कि हमारी बोली लग रही। फिर कहता ठीक है लुटेरों सरदार, कहता 100 मांग लो ताकि मिल जाए, 150 में कहीं भाग ही ना जाए बंदे, नहीं ना। उधर से जूलियस सीजर बोला गलत कर रहे। कहता क्यों? लुटेरों का सरदार कहता 100 ग्राम 150 ग्राम सोना वैल्यू थोड़ी है हमारी, कितनी है तेरी वैल्यू हुई? कहते हमारी वैल्यू 500 किलो सोना। लुटेरों का सरदार हंसने लगा कि 500 किलो तो राजा को भी उठा लाएंगे, रोम के तो नहीं मिलेगा उस टाइम पे। 500 किलो तेरा कौन देगा? कहते आपको मिल जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। कहते अच्छा। वहां से बुलाया, यहाँ के बैठ गया लुटेरों के साथ। कहता आप मेरे ये 5 आदमियों को छोड़ दो, ये जाएंगे रोम में और ये आपको 500 किलो सोना ला के दे देंगे। नहीं ला के देंगे तो आप मुझे पकड़ के रखो, मैं सरदार हूं, मैं यहाँ बैठा हूं इनका। ठीक है, डील तो अच्छी है, मेरा आदमी तो हमारे पास ही है। उन्होंने भेज दिया। उस टाइम 500 किलो सोना इतना था कि रोम के राजा के लिए भी नहीं मिलेगा, ये सच बात। अब ये 5 आदमी रोम पहुंचे जूलियस सीजर के, कि जूलियस सीजर हमारा जो लीडर था वो पकड़ा गया, उसके लिए 500 किलो सोना मांग रहे। रोम में इस बात को सुन के आग लग गई कि 500 किलो सोना तो राजा को पकड़ लेंगे तो नहीं मिलना था। ये जूलियस सीजर है कौन? कोई नहीं जानता था उसे। लेकिन ये बात आग की तरह फैल गई रोम में कि जूलियस सीजर कोई अपना आदमी है जिसके लिए 500 किलो सोने की डिमांड आई है। तो उन 5 आदमियों से मिलने के लिए पूरा रोम आ गया कि ये जूलियस सीजर है कौन, कि ये जूलियस सीजर है कौन जिसके लिए 500 किलो सोना मांगा है। अब वो पूरा रोम आ गया मिलने के लिए। अब उन्होंने शुरू करी क्राउड फंडिंग कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप लोग चंदा दो तो छुड़ा के लाते हैं। उन्होंने कहा, आपस में सलाह करने लग गए लोग अपने अपने मोहल्ले के कि यार आदमी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए 500 किलो सोना मांगा गया है। नहीं कोई आदमी होता तो 500 किलो की डिमांड नहीं आती, 100 ग्राम की डिमांड आ जाती, वो तो कर देते। 500 किलो की डिमांड आई है, इसका मतलब ये राजा से भी इंपॉर्टेंट है, ये बंदा अपने को वापस चाहिए, ये तो कीमती आदमी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इकट्ठा, किसी ने 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम डोनेट करना शुरू कर दिया। करते करते
480 किलो हो गया, मतलब पब्लिक ने दिया पैसा, 20 किलो रह गया। अब राजा को भी शर्म आ गई कि पूरी पब्लिक साथ में है तो 20 किलो मैं भी दे देता, उसने दे दिया। टोटल हो गया 500 किलो। वो लेके गए, लुटेरों का सरदार खुश कि तो 500 किलो सोना लिए, उन्हें रख लिया, छोड़ दिया। वो 5 बंदे वो प्लस जूलियस सीजर को। अब जूलियस सीजर उसके 5 आदमी रोम जा रहे हैं। पहुंच गए, पूरा रोम उनको रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ है। क्यों? सबका पर्सनल पैसा लगा हुआ। अब सबने कुछ ना कुछ पैसे दिए, देखेंगे चीज क्या है जो छुड़वाई है हमने। राजा अकेला पीछे बैठा हुआ था, पब्लिक सारी आ गई आगे कि भाई 500 किलो सोना है, दे के मंगाया हुआ। अब उसका वेलकम कर रहे हैं 100 किलो फूल डाल के कि भाई ये इतना बड़ा आदमी आया है जिसकी कीमत 500 किलो सोना है, तो इसका वेलकम तो बनता है। अब वो पहुंचा वहां पे, उसका पूरी आओ भगत हो रही है। वो 5 आदमी की टोली उसकी बन गई 500 आदमी की टोली। अब वो बड़ा आदमी बन गया रोम का। 2 महीने के अंदर आर्मी के लोग भी आ गए उसके पास कि आप ज्यादा पॉपुलर हो, आपके साथ रहेंगे। तो वहां तख्ता पलट हो गया, राजा हटा के जूलियस सीजर राजा बन गया उधर से, क्योंकि पॉपुलर हो गया सबसे। अब जूलियस सीजर के पास रोम का कंट्रोल, रोम की पब्लिक जिसने अपना पर्सनल पैसा लगाया हुआ है, रोम की आर्मी, वो सारा सिस्टम लिया, लुटेरों पे अटैक कर दिया, वही वाले। अब वो 500 किलो सोना उनसे वापस लिया, प्लस उनका जो लूटा हुआ था वो भी ले लिया। उनको खत्म कर दिया। उनके पास काफी सोना था, वो लेके बहुत बड़ी आर्मी बनाई और आसपास के 12 कंट्रियों पे, मुल्कों पे अटैक कर दिया और रोमन एम्पायर बनाया, उन कंट्रियों पे भी अटैक करके। इस थ्योरी को कहते हैं वेबलिन इफेक्ट, अंग्रेजी का टर्म है। वेबलिन इफेक्ट क्या है कि आप अपनी वैल्यू खुद लगाओ। अभी डॉक्टर साहब एक वैल्यू की बात कर रहे थे, तो यहां पर वैल्यू क्या लगाई जूलियस सीजर ने? उसकी वैल्यू किसने लगाई थी पहले? उसी ने, लुटेरे ने। कितनी लगाई? 100 ग्राम। उसने क्या बोला? 500 ग्राम। जब उसने अपनी खुद की वैल्यू लगाई 500 ग्राम, 500 किलो, तो किसी ने चैलेंज किया? मान ली ना, मान ली और मिल गई 500 किलो की वैल्यू उसको। यही मोदी ने किया, उसने वैल्यू अपनी खुद लगाई, किसी ने लगाई कि वही स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ये लाएगा। पॉलिटिकल लीडर्स ये करते हैं। जर्मनी की एक लीडर है एंजेला मार्केल, उसने 20 साल वहां राज किया, अपनी वैल्यू खुद लगाई। चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उसने अपनी वैल्यू खुद लगाई। पुतिन ने अपनी वैल्यू खुद लगाई। ट्रंप ने अपनी वैल्यू खुद लगाई। इन सारे लोगों ने अपनी खुद लगाई वैल्यू। इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने देख लिया कि जिसकी 100 ग्राम एक्चुअल में औकात थी, वैल्यू थी, उसने अपनी 500 किलो बना ली और लोग उस वैल्यू के साथ जुड़े, जूलियस सीजर के साथ नहीं जुड़े कि ये 500 किलो का आदमी, किलो सोने का आदमी। यही चीजें पॉलिटिक्स में हावी है और हम लोग अपनी वैल्यू नहीं लगाते। अपनी वैल्यू हम क्या लगाते हैं? नाली बना दो, गली बना दो, सड़क बना दो, इससे ज्यादा की औकात ही नहीं, सोचते ही नहीं। राशन दे दो 10 किलो, 8 किलो, 5 किलो है, ये वैल्यू लगाते हैं। इसीलिए पीछे है और कुछ नहीं है। वैल्यू लगाना ही नहीं आता, अरे मांगना ही नहीं आता कि हमारी डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? डिमांड उसकी गली की है डिमांड, वो तो बेसिक राइट है। मेन तो डिमांड कोई है ही नहीं। पब्लिक अपनी डिमांड कहां दे पाती है? वोटर कोई डिमांड देना ही नहीं आता क्योंकि उन्हें डिमांड देना सिखाया ही नहीं गया। सिस्टम ऐसा डिजाइंड है, जब तक अंग्रेजों ने राज किया उन्होंने ऐसे डिजाइन बनाया कि भाई रिक्वेस्ट करो हमसे। अंग्रेजों ने इंग्लिश की एप्लीकेशन बनानी सिखाई थी स्कूल में, आई बेग टू से दैट। कभी बच्चों का ये देखा होगा ना, आई बेग टू से दैट। आई बेग टू का मतलब होता है कि मैं भीख मांगता हूँ। अच्छा, उसको ये सिखाते कब से? स्कूल टाइम से। स्कूल में टीचर को एप्लीकेशन लिखवाते हैं बच्चों से, आई बेग टू से दैट टू माई क्लास टीचर। टीचर से भीख मांग रहा, ये कहां पे है सिस्टम? किसी सरकारी अफसर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आई बेग टू से दैट। जब मैं स्कूल में था मैंने ये लिखना शुरू किया, मैंने कहा आई बेग टू का मीनिंग क्या? वो कोई बोले ना, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग बोल देगा तो चढ़ेगा।
फिर मैंने खुद ढूंढा, मैंने कहा अच्छा आई बेग टू का मतलब तो भीख मांगना होता है। मैंने कहा पहली लाइन में लिखूं मैं भीख मांग रहा हूँ मांगते हैं यहाँ पे क्या? मैंने ये लिखना बंद किया। मैंने कहा नंबर देने दो, नहीं देने मत दो, ये लाइन तो नहीं लिखूंगा। नंबर नहीं दिए बट मैंने लिखना नहीं छोड़ा। तो हमारे टेम्परामेंट में दिमाग में ही गुलामी घुसार देते हैं शुरू से ही कि आई बेग टू से दैट। अब एप्लीकेशन लिखो, दरखास्त दो, काहे की दरखास्त दे? तुम्हें कोई लिखती में चाहिए तो नोट लो उसका कि हमें ये काम कराना है, ये काम करके दो। दरखास्त क्या होता है? एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट। वही ना, हम अपनी वैल्यू ही नहीं लगाते। तो मेरी आप सबसे यही एक इंतजार है कि अपनी वैल्यू तो लगाएं जिस समाज के साथ हम जुड़े हुए हैं अपने लोगों में, कि उनको बोले कि अपनी वैल्यू तो लगाना सीखो। नहीं तो दूसरे लोग लगाएंगे फिर आपकी वही 100 ग्राम। अपने ऊपर है कि 500 किलो सोना लगवानी है 100 ग्राम वैल्यू। जिस दिन हम अपनी वैल्यू लगाना सीख गए उस दिन हम इसे खत्म कर देंगे सिस्टम। ये वहां से बुला लाया आपने। तो मैं कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में था, अभी आया 2-4-5 दिन पहले। तो वहां पे उनकी पार्लियामेंट में, उनकी संसद में एक प्रोग्राम था, मैं गया था वहां। उनके यहाँ एक फेडरल असेंबली है और एक रीजनल असेंबली है। फेडरल असेंबली में हमारी लोकसभा समझ लो आप, लोकसभा तो पता है इलेक्शन होती है, एमपी चुने जाते हैं। और राज्यसभा भी पता होगी, जो एमएलए चुनते हैं, एमएलए चुन के राज्यसभा भेजते हैं। उनके यहाँ उसको रीजनल असेंबली कहते हैं। हमारे यहाँ वो रीजनल रह नहीं गई है राज्यसभा, क्योंकि एमएलए की मर्जी नहीं चलती, स्टेटों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो किसी भी बंदे को दे देते हैं जो पैसे वाला हो। उनके ऐसा नहीं है, उनके यहाँ कैंटोन से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। कैंटोन का मतलब है, मान लो कोई लोकल कम्युनिटी, कोई आदिवासी ग्रुप है, जैसे एक कोई जुड़े हुए थे आपके साथ मध्य प्रदेश में, तो जैसे कोई कबीला है, कोई आदिवासी ग्रुप है संगठन में, तो उनका नुमाइंदा जाएगा पार्लियामेंट में डायरेक्ट। ऐसा वहां सिस्टम है आज की डेट में भी। और उनके यहाँ कोई प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं। 350 एमपी बन गए उनके, 300 फेडरल असेंबली के, 500 रीजनल के, 50 रीजनल के, 350 बंदे उनके चुन गए। 13 या 14 पार्टियां हैं उनके, तो 13 या 14 पार्टियों की वो 350 सांसद चुन गए। उन 350 सांसदों में से 7 मेंबर चुने जाएंगे, 7 मेंबर। उन 7 मेंबरों में से कोई भी किसी भी पार्टी का हो सकता है। ये नहीं कि एक पार्टी पावर में आ गई, बाकी पार्टियां विपक्ष में है। उनके यहाँ अपोजिशन है ही नहीं, सारे मिलके ही सरकार चलाते हैं। जैसे आपके यहाँ एक्सरसाइज के लिए कम्युनिटी नहीं बना देते, 5 मेंबरी बना देते हैं। भाई आप लोग तो उसी मॉडल पे काम कर रहे हो, कल ही मैंने देखा। तो अब 350 सांसद हैं टोटल पार्लियामेंट में उनकी, उसमें से 7 मेंबर के कोई खड़े हो गए, उनको वोट पड़ गए, उन 350 ने वोट डाले। उन 7 मेंबरों को अलग अलग मंत्रालय दे दिए जाएंगे और उनमें से एक बंदा चेयरमैन बन जाएगा, जिसको राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का दर्जा मिला रहेगा। और वो कुर्सी चेंज होती रहेगी, 2 साल बाद वो किसी और को मिल जाएगी, फिर 2 साल बाद किसी और को मिल जाएगी। तो किसी एक आदमी के हाथ में पावर ही नहीं कि कोई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या इस तरह का आदमी जो सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले ले, वो सिस्टम ही नहीं है। तो असल लोकतंत्र तो ये है, हमें तो बेवकूफ बनाने वाला लोकतंत्र चिपकाया हुआ है। भाई यहाँ 545 एमपी, 272 पे सरकार बन गई, सरकार में एक पंत प्रधान बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो अपनी कैबिनेट से ही नहीं पूछता कि मैं ये फैसला ला रहा हूं, वो तो उनको बता देते हैं ये फैसला कर दिया है, साइन कर दो। मतलब आम लोगों के लिए लोकतंत्र तो छोड़ो, मेरे 40-50 सांसदों से मेरी जो इंटरेक्शन होती है इंडिया के, उसमें से 90% ये कहते हैं कि जिस दिन संसद में बिल आना होता है, कोई कानून आना होता है, उस दिन बिल की कॉपी मिलती है। प्रोविजन ये है कि 1 महीना पहले कानून की कॉपी या जो भी अध्यादेश या कानून पार्लियामेंट में, संसद में पेश होना है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले उसकी कॉपी सांसदों को मिलेगी। सांसद अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और
उस कानून या अध्यादेश से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनके लिए वो है, अगर किसानों के लिए तो किसानों से बात करेंगे, अलग अलग ग्रुप से बात करेंगे, उनकी जो राय और ओपिनियन आएगी उसको वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को देंगे। ये एक्सरसाइज 545 सांसद करेंगे। फिर 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी बात निकल के आई उसके कॉमन पॉइंट्स को उस कानून में डाल दिए जाएंगे, फिर कानून बनेगा। ये नहीं हो रहा 40 साल से। पार्लियामेंट डमी रह गई है। एमपीज के पास ही लोकतंत्र नहीं है, जो लोकतंत्र के रिप्रेजेंटेटिव है। यही काम लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा है, एमएलए में। जैसे पंजाब की विधानसभा है जो मुझे ज्यादा याद है, 117 एमएलए है वहां पे। हरियाणा की लगा लो, अब 90 एमएलए। या महाराष्ट्र की 252, 272, महाराष्ट्र 288, 280। तो 280 में से 280 को महाराष्ट्र का कोई कानून बनाना है तो उनको वो कॉपी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सेम डे या 2 दिन या 4 दिन पहले देते हैं। तो वो राय मशवरा कब करेंगे अपने लोगों में जाके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? प्रोसेस ये है कि वो एमएलए 288 अपनी जाके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके ऊपर पॉइंट लेके आएंगे कि लोगों की क्या राय है इस कानून पे, या वो क्या अमेंडमेंट या करेक्शन चाहते हैं। फिर वो विधानसभा में आएगी और वो सारी 280 एमएलए उस पर अपनी अपनी राय देंगे कि हमारे लोग ये चाहते हैं। फिर उसके जो कॉमन बनेंगे, सारे तो नहीं लिए जा सकते, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे उनको डाला जाएगा उसमें कानून में। देश की किसी भी विधानसभा या लोकसभा में ये नहीं हो रहा। ये लोकतंत्र है, ये तो सो कॉल्ड लोकतंत्र है इस वक्त हमारे देश में। राजीव भाई इसको कह देते हैं एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। हाँ, बिल्कुल वही है। मतलब उनके टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत सलाह मशवरा होता था, अब तो बिल्कुल ही डाउन चला गया। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक ऐसा बनाया जाता है जो डमी है, कंट्रोल भी नहीं है। प्रधानमंत्री या तो ऐसा तानाशाह है कि वो किसी की नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री या तानाशाह है, डमी है तो किसी तानाशाह का है। तो वो सारा सिस्टम ही लोगों की आवाज ना सुनने के लिए डिजाइन कर दिया गया है। तो इसका तोड़ क्या हो सकता है? तोड़ एक ये हो सकता है कि हम पूरे देश की 28 स्टेटों में एक संगठन बना के सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलते हैं कि भाई ये राइट टू रिकॉल जैसा कोई कानून लाया जाए, या जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन हो, जो कि नहीं पॉसिबल, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है। लोग अपना कितना टाइम लगा करके पूरे देश में इतनी बड़ी मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए सरकारें ऐसा कर पा रही, ना ही ये स्टेट लेवल पे पॉसिबल है। क्योंकि 96 करोड़ वोटर में से कम 1.5 करोड़ वोटर को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं। तो क्या बेटर तरीका हो सकता है कि हम करोड़ों लोगों को इकट्ठा भी ना करें, वो अपनी जगह पे बैठे रहें और इस सिस्टम को हम चैलेंज कर दें। स्विट्जरलैंड में एक मॉडल है, उनका रेफरेंडम का सिस्टम है। मान लो जो सरकार बनी, 7 मेंबरी उनकी कमेटी में जो बनी, इलेक्शन के टाइम पे जो भी एजेंडे डिस्कस हुए, लोगों के सामने रखे गए मैनिफेस्टो में, वो उस पर तो कानून बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। कुछ भी अगर नया बनाना है जो चुनाव के टाइम पे डिस्कस नहीं हुआ, या लोगों को नहीं पता कि इस पार्टी की या इस आदमी की राय उस मसले के ऊपर क्या है, ठीक है, तो वो उस पर कानून नहीं बना सकता। उसके लिए लोगों से दोबारा पूछा जाएगा। इसको रेफरेंडम मॉडल कहते हैं। तो वहां स्विट्जरलैंड में क्या किया उन्होंने कि अगर ये सरकार बनी, उस सरकार के पास कोई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का एजेंडा नहीं था चुनाव के टाइम पे, और उन्हें वो करना है, तो वो क्या करेंगे, पूरे देश में वोटिंग कराएंगे उस मसले के ऊपर, उस इशू के ऊपर। उस वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा तब वो कानून बनेगा, लोगों से पूछ के। तो असल लोकतंत्र तो यही है। इसीलिए रॉकफेलर और ये जितनी सारी आइटमें हैं जो डॉक्टर साहब बताते हैं, ये सारी वही रहती है, ताकि तानाशाह कोई उनको कंट्रोल ना कर ले। वो खुद जा रहते हैं वहां, तो डेमोक्रेसी लाई हुई है, बाकी जगह तानाशाही। ये जितने बड़े परिवार हैं, जो 20 परिवार राज कर रहे हैं, वो सारे वहीं बसे हुए कि यहाँ हमारे ऊपर डेमोक्रेसी रहे, बाकी सब जगह नहीं। तो इस मॉडल को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अब 1.5 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर पाना और इतना बड़ा कुछ सिस्टम करना, वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो लोग अपनी जगह पे, अपने घर, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, काम, बिजनेस, नौकरी पे बैठे हुए फोन का इस्तेमाल करके अपनी ओपिनियन सरकार के ऊपर कैसे फोर्सफुली रख सकते हैं,
वो सिस्टम, वो लंच के बाद उस पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी आप लोगों के कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं, आंसर बैठ जाइए आप। सवाल जवाब आप जो है पर्ची में यहाँ जमा कर सकते हैं, जो क्वेश्चन सवाल हो इससे रिलेटेड वो आप जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे दें, ताकि लंच के बाद उस पे एक एक सवाल पे मैं हर एक पॉइंट का जवाब दूंगा। जैसा मर्जी सवाल हो आप लोग कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई नया आइडिया है वो भी आप दो कि इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हिमांशु भाई। अब आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत कुछ बहुत कुछ है ना? अरे अभी तो हम वार्म अप भी नहीं हुए। चिंता काहे करते हो? मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि इन चोरों को गर्दन से पकड़ने का इंतजाम अपने पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे बकायदा आपके सारे सवालों के जवाब के साथ। आपके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को आप नोट करिएगा और लंच टाइम में उससे पहले आगे दे दीजिएगा, या फिर यहां भी रख देंगे किसी कॉपी के नीचे, उससे भी चलेगा, हम ले लेंगे। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस यात्रा में बस आपको ये देखना है कि भाई हम भी स्कूटर का काम ना करने लग जाएं। आप भी स्कूटर का काम ना करने लग जाओ, हैं? समझ गए क्या? नहीं, ये खेल से आपको पीछा छुड़ाना है और अपनी पोजीशनिंग और अपना स्पेस और अपनी वैल्यू हम तय करेंगे। और उस आदमी को जो समाज में बैठा है, जो गांव में बैठा है ना, उसको बताने का काम हम करेंगे कि तेरी वैल्यू ये नहीं है। 5 किलो अनाज तेरी वैल्यू नहीं है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बच्चे का 10वीं का सर्टिफिकेट ये नहीं है। तू बड़ी चीज है, तू परमात्मा का बनाया हुआ अनमोल एक कृति है जिसको कचरे में पड़ने के लिए पैदा नहीं किया गया है। तुम एक बहुत ऊंची चीज हो जिसको ह्यूमन एक्सपीरियंस देने के लिए बुलाया गया है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के मतलब उसको लेने के चक्कर में रहो, ना कि सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में। सीबीएसई का बोर्ड का सर्टिफिकेट आपकी जिंदगी की कीमत तय नहीं करता है। हिमांशु भाई का भाई आपको नहीं पता, भाई एक बार आके एक बार उसके बारे में बता दो यार, थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में बता देंगे। मतलब अगला बंदा अब आप ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा 11वीं में कंपार्टमेंट आती है तो कहता है मुझे पढ़ना ही नहीं है, स्कूल सब बकवास सिस्टम है, और वो कह करके पढ़ाई को छोड़ने की बात करता है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, और कहता 12वीं के बाद मुझे कोई किसी कॉलेज में दाखिला ही नहीं लेना है। और आपको बताऊं उसके पास इस देश की सबसे टॉप एजेंसी NSA, जितनी साइबर क्राइम की जितनी एजेंसी हैं, सारी हाथ जोड़े उसके दरवाजे पर खड़ी रहती है कि भाई हमारे लिए थोड़ा सा ये काम कर दे, हमारे लिए काम कर दे। तो कहते तुम ज्वाइन कर लो, तुमको इतनी गाड़ियां, इतना काफिला, इतने रुपए, इतना पैसा तुमको मिलेगा, तुम देश की सबसे बड़ी संस्था में काम करोगे। बोला नौकर तो नौकर ही होता है ना, सबसे बधाई सही। ये कीमत अपनी तय करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको हर कीमत, किसी भी कीमत पर लगाइए। फिर अगर आपने कीमत अपनी तय की है ना, तो जिनकी कोई कीमत नहीं है वो लोग आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहेंगे। ऐसा समझ में, जिनको आप चाहिए, जिनके आप किसी काम के हो। इसलिए अपनी वर्थ को अपना खुद से तय करना जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी गुड। और हिमांशु भाई ने इतना आई ओपनिंग एक बात हम सबके सामने रखी है, और अगले सेशन में आपको ये बताएंगे कि भाई असल खेल जो हम जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हम इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं, बल्कि पीछा नहीं छुड़ा सकते, हम ये घर बैठे तय कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको वो करना ही पड़ेगा। यानी हम लोग डिमांड नहीं रखेंगे, रिक्वेस्ट नहीं देंगे, क्या करेंगे? आदेश। क्योंकि जनता ही सरकार है, भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है, भारत के ओंकार है, जनता ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। ये दो चीजें हो गई। पहला सेशन था
साइलेंट भी तो करा जा सकता है चाचा, बता दीजिए भाई। आता तो है, साइलेंट ही रखा करो यार। दुआ चलो नहीं देखो आप